स्टोइसिज्म भैया क्यों है, किस लिए है, क्यों आया इनटू इट्स बीइंग, बहुत चर्चा है इसके ऊपर। ऑनलाइन देख लो, किताबें देख लो। यहाँ पे स्टोइसिज्म का जो मेन कनेक्शन अगर सुनोगे तो वो मिलेगा आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प मूवीज़ में, गानों में उतना नहीं बट मूवीज़ में किस तरीके से स्टोइसिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कूल ऑफ थॉट एक इवॉल्व्ड स्कूल ऑफ थॉट है। एपिक्यूरियनिज्म थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक, जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म तो मेनली मॉडर्न एरा में आया है, हमारे पोस्ट रेनेसां। और किस तरीके से स्टोइसिज्म इज ए टूल टू कॉम्बैट एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कवर करेंगे और टच करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर इसको बाइफरकेट करेंगे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और बाकी फिलोसफर्स, ज़ीनो वगैरह में किस तरीके से हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके अलग अल्टीमेट लेक्चर्स। तो यहाँ पे स्टोइसिज्म का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ जिसको नहीं पता स्टोइसिज्म क्या होता है, सिर्फ नाम सुना है, हाँ ये पता है स्टोइसिज्म जैसी कोई फिलॉसफी होती है जो कि ये है कि भाई अल्फा मेल या अल्फा ह्यूमन जिसको बोले, क्योंकि हम मेल फीमेल में बाइफरकेशन नहीं क्रिएट करेंगे, अल्फा मेल अल्फा फीमेल वाली फिलॉसफी है। और उसमें आप टॉप ऑफ द फूड चेन अपने टॉप प्लेयर हो। लेकिन यहाँ पे हम स्टोइसिज्म को उसका रियल पर्सपेक्टिव देते हुए एक निष्पक्ष अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोइसिज्म भाई समझने के लिए कहानी लेते हैं। समझ लो कैसे है। और वहाँ पे कैफे में एक बरिस्ता है, बरिस्ता जो भाई कॉफ़ी वॉफ़ी बनाता है, उसका नाम ले लेते हैं राजू। अब राजू जो है वो नया कैफे वैफे खोला है, ऑफिस एरिया में है। समझ लो गुड़गांव में जो है ना साइबर सिटी वगैरह, या तो मुंबई में रहते हो बड़े ऑफिस एरियाज है साइबर सिटी टाइप्स, वहाँ पे सुबह में भीड़ होती है, काफ़ी ऑडियंस आती है, ऑडियंस मतलब कस्टमर्स आते हैं, कॉफ़ी खरीदते हैं। एक दिन ऐसे ही सुबह, मंडे की सुबह, और सबको चाहिए अपना भाई कैफीन हिट चाहिए कि बिना उसके काम ही नहीं होगा। सब लाइन बना के खड़े हुए हैं और राजू भैया अपने कॉफ़ी दे रहे हैं सबको। और देते देते क्या हुआ, एक कस्टमर ना बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड सा, एक हाथ में लैपटॉप लेके उस पर काम कर रहा है, एक हाथ में फाइल्स है, एक हाथ ऐसे कॉल पे बात कर रहे नहीं होते। बिजी लोग अपने को दिखाते हैं भाई, या सही में बिजी होते हैं, और उससे कॉफ़ी गिर जाती है जो उसको राजू दे रहा होता है। अब वो रैदर अपनी गलती माने भड़क जाता है राजू के ऊपर कि तुम ही हो बकैत सबसे बड़े, तुम्हारी ही वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से कॉफ़ी गिरी, उसके ऊपर चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे, और भैया भारत में यहाँ पे कहीं पे हो तो थप्पड़ याद देगा कोई और बरिस्ता होगा, बोलेगा क्या भैया, खुद ही गलियाने लग जाएगा कि गलती तुम्हारी है, हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला, ये पिंक सामने देखा नहीं, बोतल थी, उसने बोला, राजू ने, कोई बात नहीं सर, आप साइड हो जाइए या आप जाके कुर्सी में बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए, मैं आपको एक और कॉफ़ी दे दूँगा। और पूरा सफाई सफाई करी, जो कॉफ़ी गिरा दी और दूसरी कॉफ़ी ला के दे दी। अब यार उसके जो बाकी कोवर्कर्स थे उन्होंने देखा, उनको बड़ा अचंभा हुआ कि यार हम होते तो नहीं हैंडल कर पाते, भाई गलती कस्टमर की, डालो तुम हम पे। तो उनको बड़ी उसमें जो है क्यूरियोसिटी जगी, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों है। तब भीड़ चढ़ गई, तो पूछा राजू से जाके कि भैया राजू भाई, तुमको तो चिढ़ना चाहिए था, तुमने तो कुछ किया नहीं, तुमने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ऐसा कैसे। और राजू ने वहाँ पे बोला कि एक ऐसी सिचुएशन थी जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी। भाई मेरा तो कंट्रोल में नहीं था ना, वो जो भी कस्टमर था, तो मेरे कंट्रोल में क्या था यहाँ पे, तुम बताओ क्या था। तो बाकी लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा खुद का आपा था, कि भाई तुम आपा ना खोदो। बोला बस मेरे कंट्रोल में मेरा आपा था, मैंने आपा जान वाला आपा नहीं, वो टेम्पर वाला आपा, कि भाई आपा पार हो जाए। तो मैंने भाई उसको कंट्रोल किया, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में थी। और मैंने उस बंदे को, जो कस्टमर था, जबकि मुझे पता था, सबको पता था कि उसकी गलती है, उसको भी पता था उसकी गलती है, उसके हाथ में मैंने अपने रिमोट कंट्रोल के बटन नहीं दिए, उसको रिमोट कंट्रोल के बटन मैंने अपने हाथ में रखे और मैंने अपना पीस, काम और स्टोइक मेंटेन करके रखा। ये थी कहानी। दिस इज व्हाट स्टोइसिज्म इज। कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी हॉरेंडस, मतलब कितनी ख़राब सिचुएशन हो,
आप अपना काम मेंटेन करके रखें, और आज इसी के बारे में हमारी चर्चा है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझेंगे कि भाई, यहाँ पे मेरे नोट्स बने पड़े हैं कि भाई स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, वो एक टूल है, वो एक औजार है जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, और लोग आपको देख के समझेंगे, परखेंगे, हाँ भाई ये होता है, ये होता है एग्जाम्पल, ये होता है इंसान। तो यहाँ पे हम लोग वो भी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी जानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस लेक्चर में। आने वाले जो भी लेक्चर, अल्टीमेट लेक्चर्स होंगे, उन सब के नोट्स नीचे मेरी इंस्टा मोजो की स्टोर है, पावर्ड बाय इंस्टा मोजो। मेरी स्टोर होगी, इनकम्प्लीट है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो भी तुम्हारे नोट्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे, आप जाके वहाँ से लेक्चर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स के साथ चलोगे तो फॉलो करने में आसानी होगी। लेक्चर नोट्स हमेशा में पहले 100 लोगों के लिए, पहले 100 लोगों के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस दाम कम रहेगा, उसके बाद उसका दाम बढ़ जाएगा। थोड़े भाई मार्केटिंग तरफ के हम हैं तो थोड़ा तो मार्केटिंग लगाना पड़ता है, तो ये लीजिए, क्योंकि लेक्चर नोट्स कंपाइल करने में टाइम और मेहनत लगती है। मैं आपको बैठे बैठे एक चुटकी में दे दे रहा हूँ, एक ट्रांजैक्शन की चुटकी में। तो भैया जाओ और लो, वैल्यू ऐड करेगा, मैं वहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ हर लेक्चर के साथ साथ। कभी भी उसको खोल के देख सकते हो, टाइम स्टैम्प से मेरे लेक्चर के मैच कर सकते हो, और कहीं से भी तुम उठा के लेक्चर देख सकते हो विदाउट एनी वरीज कि ये क्या बोल रहा है भाई, कहाँ से चल रहा है, कुछ भी। यहाँ पे हम एक लेक्चर ले लेते हैं। लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन से होते हुए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे हम लोग, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ अपना जरा सिस्टम। ब्रीफ डेफिनेशन लेंगे कि क्या क्या की फिगर्स आए, जीनो आए, इपिक्टेटस आए, सेनेका आए, मार्कस ऑरेलियस आए, और जो बीच बीच में कुछ फिलोसफर्स आए जिनका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं है, बट थोड़ा सा उनको हम टच करते हुए जाएंगे। कैसे राइज ऑफ स्टोइक थॉट हुआ, क्या क्या हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स रह चुके हैं। उसके बाद क्या है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म। जो भी कोर प्रिंसिपल्स यहाँ पे देख पा रहे हो वो स्टोइसिज्म के क्या हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशन है इसके, पार्ट 3 4 में डिवाइड कर देंगे कि किस तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एक्सरसाइजेज है, स्टोइक एक्सरसाइजेज। फिर फाइनली हम लोग एंड करते हुए क्या क्या क्रिटिसिजम्स और मिसकंसेप्शंस है स्टोइसिज्म को लेके, जिसमें हम अच्छाइयाँ भी रखेंगे और स्टोइसिज्म की बुराइयाँ भी रखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सब कवर करते हुए चलेंगे। हो सकता है मैं सब कुछ कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि फ्रीडरिक नीचे वाले लेक्चर में कुछ चंद 2% लोगों की शिकायत थी, बट उस शिकायत को भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एज ए ह्यूमन इट इज़ नॉट पॉसिबल। जिन लोगों ने देखा है मेरे फ्रीडरिक नीचे वाले लेक्चर्स, वो ये भी देखा होगा कि मैं 10 बुक ज़रथुस्त्रा की किताब के 2 लाइन 50 मिनट की वीडियो में समझाता हूँ। तो समझो कि किसी की पूरी फिलॉसफी क्या तुम 6 घंटे की वीडियो में भी समझा सकते हो, 10 घंटे की वीडियो में भी समझा सकते हो, 10-15 दिन की वीडियो में भी नहीं समझा सकते। तो ऐसी बेतुकी बातें मत किया करो कि यार ये तो कंप्लीट ही नहीं किया है तो पूरा ही नहीं समझा है। बहुत चीज़ें होती हैं इसमें भी, ऐसे ऐसे फिलोसफर्स आए जिनके बारे में किताबें भी नहीं है, बट वो फिलोसफर्स एग्जिस्ट करते थे। मैं स्टोइसिज्म की बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वी आर लिमिटेड एंड पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली किसी भी चीज़ को पूरा खोल के रख देना। अगर मैं मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस को ही लेके बैठूँ ना, तो उसके ऊपर मैं 100 लेक्चर से 150 लेक्चर की एक सीरीज बना सकता हूँ, 1-1 घंटे की हर वीडियो। अगेन दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो जहाँ तक हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं करता, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता, मैं बहुत कुछ करता हूँ। इसके अलावा 2-3 बिजनेसेस भी हैं मेरे, वो भी ध्यान देना होता है। घर में मैं अकेला हूँ संभालने वाला, घर को भी देखना होता है। तो समझ रहे हो, मेरी भी अपने ह्यूमन रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें, और कमेंट करने से पहले सोच लें कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं अपने होशो हवास में हूँ या अव्वा चढ़ा के कमेंट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भैया मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आलस आता है, आलसी है, काम करने का दिल नहीं करता, उनका आगे बढ़ने का दिल नहीं करता। तो उनको लेक्चर में यहीं पे हम 5 पॉइंट दे देते हैं, की पॉइंट जिस पे स्टोइसिज्म पूरी तरीके से बेस्ड है। वैसे तो बहुत सारे की प्रिंसिपल्स, की पिलर्स होते हैं, हर फिलोसफर ने अपना दिया, हर फिलोसफर के अपने, बट यहाँ पे 5 में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो भैया अगर अब हम सीधी सादी भाषा में बतलाएं तो स्टोइसिज्म जो है हेलेनिस्टिक पीरियड में आया है। और हेलेनिस्टिक HELLEN, हेलेन ग्रीक में मतलब ग्रीक ही होता है। हेलेनिस्टिक पीरियड था जिसमें एपिक्यूरियनिज्म, स्केप्टिसिज्म, स्टोइसिज्म जैसे स्कूल ऑफ थॉट आए। और ये टाइम पीरियड था अलेक्जेंडर द ग्रेट 323 BCE से लेके बैटल ऑफ एक्टियम विच इज़ 31 BCE, इसके बीच में जितना जो भी
चीज़ें हुई, जो भी स्कूल ऑफ थॉट आए, उसको हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ स्टोइसिज्म में एक आता है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, कि जिस दिन मेरे मित्र तुमने ये रियलाइज कर लिया कि तुम्हारे हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हारे हाथ में क्या क्या एक्शंस है, जैसे तुम्हारे थॉट्स हो गए, रिएक्शंस हो गए, और क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे हमने पढ़ा ना भैया, ये राजू बाबा जो अपनी वो कॉफ़ी दे रहा है, हम उनको राजू बाबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको इतनी गाली पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम मेंटेन किया और कॉफ़ी तमीज़ के दायरे में दी। तो एक्सटर्नल इवेंट्स या ऐसे इवेंट या ऐसे एक्शन दूसरे लोगों के जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होता है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जिसमें एप्लीकेशन इसका सिंपली होता है कि आप लेट गो कर पाते हो, या चलो जाने देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, ये इंसान नहीं मुझे कंट्रोल कर सकता, या ये एक्सटर्नल इवेंट मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, जो हुआ हुआ, अब बाकी की बात या बाद में। वर्च्यू एज द हाईएस्ट गुड। नंबर 2, वर्च्यू मतलब गुड। क्या गुण है तुम्हारे अंदर जो कि स्टोइसिज्म में बताए जाते हैं? विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास न्याय करने की क्षमता है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अंदर साहस है, ये सब चीज़ें, तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, अगर हम हिंदी में बोले तो ये सब चीज़ें होती है जो एक इंसान को बेहतर बनाती है डेली लाइफ में। उसके एप्लीकेशन भी यही है भाई, कि तुम किस तरीके से उन एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो। एक तो तुम एक्शन कर रहे हो जिसकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वर्च्यूज बहुत अच्छी हैं, और उन एक्शन, डेली एक्शन की क्वालिटी कैसी हो, डेली एक्शन को तुम जस्टिस दे भी रहे हो, नहीं दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। नंबर 3, लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, कि दुनिया में नेचुरल ऑर्डर में सब कुछ चलता है, जिसको स्टोइक्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, पैंथीस्ट होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, जो बोलते हैं डिवाइन ऑर्डर पे बिलीव रखो, अपनी फेट एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है किसी रीजन की वजह से हो रहा है, जिसको आगे अगर नाम दो तो एक स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट होता है अमोर फाती, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। फ्रेडरिक नीचे वाले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर विस्तार से बात करी थी। तो जैसे लोग होता है ना, परेशान होते हैं, सर्कमस्टेंसेस बदलने की कोशिश करते हैं, चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही अगर तुम एक्सेप्ट कर लो कि ये तो होना ही था भाई, दिस वॉज मेंट टू बी, दिस वॉज इन द डिवाइन ऑर्डर, उस दिन तुम्हें रियलाइज होता है भैया सब बेकार है, ये सब तो अगर हम सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये गाड़ी निकल जाएगी, सिचुएशन जैसी है वैसी उसको चलने दो। चौथा है इमोशनल रेजिलियंस, कि भाई इमोशनल हो के कभी नहीं बहना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना भावों में मत बह जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, जिसको भी अभी हम लोग आगे नेगेटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कि भाई पहले से ही अपने को प्रिपेयर रखो कि भाई बुरा भी हो सकता है सिचुएशन में, अच्छा भी हो सकता है सिचुएशन में, हो सकता है सब कुछ खराब भी हो जाए, तो मुझे प्रिपेयर्ड रहना, और जब वो सिचुएशन आए तो आई शुड बी स्टोइक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे माता पिता हैं, उनकी एक वक्त उम्र होगी और वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो होना है, वो डिवाइन ऑर्डर है, वो फेट है, मौत आएगी हमारे पेरेंट्स की। लेकिन हम लोग अगर जिंदा रहें, ठीक है, उनसे पहले हम ना निकल पड़े, बट हम लोग अगर जिंदा रहें तो हमें वो एक्सेप्ट करने की अंदर में ताकत होनी चाहिए। दैट इज अमोर फाती, और दैट इज इमोशनल रेजिलियंस, कि तुम इमोशंस में नहीं बह रहे हो, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रैशनली ये होना था भाई, मौत तो सबकी आती है, एक ना एक दिन आनी थी, आ गई, हुआ, पूरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और पांचवा, स्टोइक्स ने हमेशा एक चीज़ पे एम्फेसिस किया कि जो तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो, जो तुम किताबों में पढ़ रहे हो, वो प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसका इन्होंने नाम दिया डेली प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन। अगर तुम स्टोइसिज्म को सिर्फ किताब के पन्नों के बीच में मेरे मित्र, मेरे दोस्त रख दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, उसकी कोई इज्जत नहीं होने वाली। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें बियॉन्ड बढ़ना है, अपनी लाइफ में बेटर बनानी है, तो स्टोइसिज्म को अप्लाई करो। तो स्टोइसिज्म दूसरी फिलॉसफीज की तरह बहुत किताबी चीज़ नहीं है, किताबी कीड़ों के लिए नहीं बनी है। स्टोइसिज्म इज अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी टू मेक योर सेल्फ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो तुम कल थे आज उससे बेहतर हो। जैसे मार्कस ऑरेलियस, जिसके ऊपर अगर आपको एक अल्टीमेट लेक्चर चाहिए मार्कस ऑरेलियस के ऊपर, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, तो बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आए कुछ फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने स्टोइसिज्म की नींव रखी, उपजाऊ ज़मीन बनाया स्टोइसिज्म की दुनिया को, जैसे जीनो, क्लियांथीस। और क्लियांथीस के बारे में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं हुई है। जीनो, ठीक है, एपिक्टेटस हो गए, मार्कस ऑरेलियस हो गए, इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात होती है।
बट हम लोग यहाँ पे टच करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर अपने लेक्चर नोट्स की तरफ आऊँ, फोकस है ना, हाँ है, यहाँ पे स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में बात करी थी, जिसको इन्होंने कहा, जीनो ने कहा, यूरोया बियाओ, EUROIABIOU, मतलब लिविंग इन एग्रीमेंट विद नेचर, नेचर के साथ चलो, इस प्रकृति के साथ चलो, एक स्मूथ फ्लो है, जिसको डाओइज्म के भी कॉन्सेप्ट में इलेबोरेट किया जाता है, डाओइस्ट फिलॉसफी में। एक स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ है, उसको डिस्टर्ब मत करो, जो जैसा चल रहा है भाई चलने लो। यहाँ पे फिर क्लियांथिस आए, क्लियांथिस जीनो के चेले स्टूडेंट रह चुके, इन्होंने पे फ्यूसी के बारे में ऐड किया, विच इज कि भाई विद नेचर, यहाँ पे इससे पहले बात चल रही थी एग्रीमेंट एक नेचर के बारे में, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेचर की बात कर दी क्लियांथिस ने, कि भाई एक एग्रीमेंट तो चलो बात सही है जो आप कह रहे हैं जीनो बाबा, लेकिन हमको नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, इस पे मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ। ये लोग क्या कहना चाह रहे थे भाई, इन्होंने दुनिया को मटीरियलिस्टिक कहा कि पूरी दुनिया मटीरियल से बनी हुई है, और ये दुनिया शहर है, इंसानों का शहर, और ये इंसान एक दूसरे से रैशनैलिटी और लॉजिक के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, ये इंसान सोशल बटरफ्लाइज है, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते हैं इसी बेसिस के ऊपर। जीनो ने फिर ड्यूटी के ऊपर बात करी, कैथेकॉन, KATHEKON, कैथेकॉन, मतलब हम ऑब्लाइज है, हमारे ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ना सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने बाल बच्चे बीवी जीव जंतु का ध्यान रखें, बट अगर वी आर एबल, मतलब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, तो हमें पब्लिक रिलेशंस में भी इंटरफेयर करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि सिर्फ फैमिली को जाके भैया देख लिया बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, सब खुश हैं नहीं है, हमारी सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको कभी भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर इन लोगों ने स्टोइक करिकुलम को डिवाइड कर दिया, फिजिक्स में, लॉजिक में, एथिक्स में। फिजिक्स में इन्होंने कहा फर्टाइल फील्ड की तरह होते हैं, उपजाऊ ज़मीन की तरह होती है। लॉजिक को इन्होंने कहा द प्रोटेक्टिव फेंस कीपिंग आउट करप्शन, लॉजिक की वजह से करप्शन और गंदगी बाहर रहती है, वो जो उपजाऊ ज़मीन है। एथिक्स, और एथिक्स क्या है, जो फल निकलता है उस उपजाऊ ज़मीन से, वो एथिक्स होते हैं। मतलब कि जब फिजिक्स को तुम लॉजिक में मिला दोगे, उस एक्शंस को जस्टिफाई करने वाली चीज़ क्या होती है, वो होते हैं एथिक्स। ये एक्शन सही है या गलत है, ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, या ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो होते हैं भैया एथिक्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, फिजिक्स, लॉजिक और एथिक्स। इन्होंने पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब पैंथिस्ट कौन होते हैं, जो ये कहते हैं कि गॉड, ब्रह्मांड और गॉड दोनों सेम चीज़ें होती हैं। गॉड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गॉड है, वो दोनों को तुम अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने उसको इलैबोरेट करते हुए कहा कि हम सबके अंदर एक डायमंड है, DAIMON, और हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब समझ लो कि इंडिविजुअल जो नेचर है वो यूनिवर्सल नेचर से जाके कनेक्ट होती है उस डायमंड के थ्रू, जिसको एक इनर जीनियस का नाम दिया, एक इनर पर्पस का नाम दिया, कि इस इनर पर्पस की वजह से हम जुड़े हुए हैं। हम सबके अंदर एक आग है, और उस आग की वजह से हम आपस में जुड़े हुए हैं, और उसी आग की वजह से हम द डिवाइन से जुड़े हुए हैं। तो ये इनका व्यू था गॉड के ऊपर। फिर स्टोइसिज्म में सबसे बड़ा सवाल कि भाई स्टोइसिज्म पढ़ ली, हैप्पीनेस कैसे आएगी, हमारे अंदर हैप्पीनेस भी तो आनी चाहिए। इन लोगों ने बोला हम आपको जवाब देते हैं, जब तक तो हारमनी में चल रहे हो, इंडिविजुअल हारमनी एक तरफ है और एक तरफ यूनिवर्सल हारमनी है, तब तक हैप्पीनेस आएगी। जहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट हुआ, इन दोनों के बीच कटाव आ गया, खटास आ गई, वहाँ मिजरी आ जाएगी। तो अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है, एक हारमोनियस लाइफ जीनी है, एक स्मूथ सेलिंग और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो भाई लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के फ्लो के साथ चलो। नेचर के फ्लो को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मिजरी आएगी। जैसे एग्ज़ाम, इम्तिहान देना तो ज़रूरी है ही, हम इम्तिहान नहीं देना चाहते, अब इम्तिहान देना तो ज़रूरी है। अब 10वीं 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम नहीं दोगे तो भाई परेशानी में फंस जाओगे, नहीं दोगे तो क्यों परेशानी में फंस जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कलेश होगा, तुम्हारे साथ खुद से कलेश होगा कि मैं आगे क्या करूँगा। तो इससे अच्छा तो एग्ज़ाम दे दो, फेल हो गए देखा जाएगा, पास हो गए तो वही बढ़िया ही बढ़िया। यहाँ हम आ जाते हैं जीनो के ऊपर। अब जीनो का क्या था, जीनो वॉज अ मर्चेंट इन साइप्रस जो जगह है वहाँ पे मर्चेंट थे। अब इनका काम था, एक लग्जूरियस महंगी पर्पल डाई होती थी, उसका ये कारोबार करते थे, बिजनेस था, धंधा था। एक बार समुंदर में लेके जा रहे थे कहीं डिलीवरी देने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी कहो,
या ला रहे थे और वो शिप डूब गई। लोग तो बच गए, शिप डूब गई, सारा माल क्योंकि डाई थी भाई, सारी बह गई। अब बड़े ये परेशान कि यार भाई ये क्या हो गया, कैसे में तो ज़िंदगी तबाह हो गई। ये घूमते रहते थे और सबसे ज़्यादा कहाँ घूमते थे, एथेंस। अब एथेंस जो था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या ऑफ द कंट्री। ग्रीक्स का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। अब एथेंस में घूमते घूमते एक बुक स्टोर पे गए, वहाँ पे प्री सोक्रेटिक्स और सोक्रात की फ़िलासफ़ी और प्लेटो वगैरह की फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ रहे थे। काफ़ी इन लोगों को यार इनको इंटरेस्ट आया कि भाई ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बुक कीपर से पूछा, या जो उस दुकान का मालिक था, कि यार मेरे को भी फ़िलासफ़ी सीखनी है, मैं किससे सीखूं, मेरे को कुछ आइडिया दो यार, ज़रा थोड़ा सा वो जो उजाला लाओ मेरी ज़िंदगी में। तो उस दुकानदार ने एक बाबा की तरफ उंगली करी और वो बाबा था क्रेटिस ऑफ थीमीस, हु वाज अ सिनिक फिलोसोफर। अब ये गए उसके पास और बोला कि बाबा मेरे को आप अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। उसने बोला ठीक है आ जाओ बच्चे आ जाओ, मेरे अंडर रहो तुम। उन्होंने उनसे चीज़ें सीखी और बाद में जिन्होंने अपना ही स्कूल ऑफ थॉट बना लिया विच इज़ नोन एज स्टोइसिज्म। फिर उन्होंने अपनी चीज़ें और लोगों को पढ़ानी शुरू करी, बतानी शुरू करी, स्टूडेंट्स आते गए, जुड़ते गए। जो जगह थी उसका नाम था स्टोआ पॉइकल विच इज़ पेंटेड पोर्च, जिससे नाम आ गया स्टोइसिज्म। और वो जगह अभी भी है, अगर गूगल पे टाइप करोगे स्टोआ पॉइकल तो तुम देखोगे एथेंस में, ग्रीस में। वहाँ से स्टोइसिज्म स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ। जो शिपरेक हुआ यहाँ पे जीनो का, उससे 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, कि भाई जो हुआ उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े, तभी तो स्टोइसिज्म आ पाई। दूसरा कि भाई फोकस ऑन इनर वेल्थ, बाहर की वेल्थ के ऊपर फोकस मत करो। भाई इतनी बड़ी शिप, पता नहीं उस वक्त का करोड़ों का माल था जो डूब गया और वो बंदा रोड पे आ गया, उसके लिए वो वेल्थ नहीं है, उसके लिए वेल्थ थी भाई इनर वेल्थ, कि भाई मेरी अंदरूनी वेल्थ क्या है। तीसरा, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, मतलब परेशानी के माहौल में भी किस तरीके से आपने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, एक मौका ढूंढा कि चलो इस सिनिक फिलोसफर के अंडर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, समझता हूँ, इसकी चीज़ें सीखता हूँ, अपना स्कूल ऑफ थॉट बनाता हूँ। और क्या पता था इतने सालों बाद भी, हज़ारों सालों बाद भी, आज की डेट पे हम जीनो जैसे फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट फेट। अगर वही वो लड़ते रहते हैं, केस करते हैं, लड़ते, अपना सर पीटते, तो शायद जीनो आज जीनो नहीं होता, नाम उन्हें पहचानते, लेकिन आज सबको ही पहचानता है भैया। तो इनकी कहानी से जीनो की एक सबसे बड़ा स्टोइक लेसन यही मिलता है कि भाई अपने इनर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, बाहरी वेल्थ के ऊपर मत भागो। जो मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई करी। पहले मैं भी पैसा करता था तो उतना ही कम पैसा आता था कि यार इस चीज़ के लिए पैसा मिल जाए, इस चीज़ के लिए। फिर मैंने अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करी तो पैसा बिकेम अ बाय प्रोडक्ट। 3 इडियट्स में कहा है ना रणछोड़ दास ने, बच्चा काबिल बनो, सक्सेस तो साली झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो वही सक्सेस कभी ना कभी तुम्हारे झक मार के पीछे आएगी। तो सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। यही स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट है। वो भी एक स्टोइक कॉन्सेप्ट हो गया भैया, रणछोड़ दास स्टोइक। अब यहाँ पे जीनो के मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पढ़ के बताएंगे। सबसे पहला इन्होंने बोला जीनो ने कि वर्चू इज दी ओनली गुड। इन्होंने बात करी भाई गुड वर्चू के बारे में। अच्छे गुण क्या होते हैं? जैसे बुद्धि एक अच्छा गुण है, तुम्हारे अंदर साहस है, वो अच्छा गुण है, तुम करेजियस हो, है ना, वो करेज द कवर्डली डॉग आता था ना, मजेदार। तुम्हारे अंदर शक्ति है सहने की, जो तुम्हारे सामने हो रहा है, वो गुड वर्चूज हो गई। और बाकी सब जो है ना सेकेंडरी होता है। तुम्हारी वेल्थ हो गई, तुम्हारे मज़े हो गए, प्लेजर हो गए, वो सब सेकेंडरी होता है। पहले इन चीज़ों को डेवलप कर लो, इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लो, उसके बाद आगे बात करना। फिर वही लिविंग अकॉर्डिंग विद द नेचर के अकॉर्डिंग, ये जीनो के हम लोग पॉइंट्स पे आ गए। फिर उन्होंने भी डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करी कि भाई कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं। जो कंट्रोल के अंदर होती है, जैसे राजू बाबा बरिस्ता हमारे, उन्होंने संभाली सिचुएशन और एक कॉफ़ी प्रोवाइड कर दी। जो कंट्रोल के बाहर थी, जो उस बंदे का गुस्सा, जो कस्टमर था, उस गुस्से को वो कुछ नहीं कर सकते थे, बोलते तो और वो खड़ता, तो उन्होंने छोड़ दिया। इमोशनल रेजिलियंस हम लोग बात करते हुए आए हैं कि भाई अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, एक लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, करेक्ट जजमेंट होने चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। लोगों के ऊपर पर्सपेक्टिव्स पास नहीं करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे नीचे ने कहा बियॉन्ड गुड एंड ईविल, वैसी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड है, ये ईविल है, टैगिंग चल रही है, वो हमें नहीं करना है।
हमें एक पर्सपेक्टिविस्ट सोच से चीज़ों को देखना है, किसी का अच्छा किसी के लिए बुरा, किसी का बुरा किसी के लिए अच्छा। फिर उन्होंने कॉस्मोपॉलिटेनिज्म के बारे में बात करी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट जो भी हैं, सब लोग इस पृथ्वी, इस गोले के लोग हैं, एक ब्रदरहुड होनी चाहिए। और यही ट्रू एथिकलिटी है, यही ट्रू एथिक्स है। एक सिंगल कम्युनिटी ओरिएंटेड ह्यूमन लिविंग पे उन्होंने फोकस किया कि एक ही कम्युनिटी है, सब इंसान है भाई, सबके अंदर सेम खून है, सबके 2 आँख, एक दिल, 2 कान, सबका सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट और हवाबाजी वाले डिफरेंसेस बना रहे हैं आपस में? यहाँ पे आए भैया एपिक्टेटस। एपिक्टेटस वैसे तो फिलोसफर हैं, लेकिन गुलाम थे उस टाइम के, बहुत फेमस भी थे अपनी बातों की वजह से, लेकिन हाँ उनको एज अ गुलाम ही रखा गया था। तो एम्परर नीरो वॉज अ वेरी क्रूअल किंग। काफ़ी कहानियाँ हैं इनके बारे में, नीरो के बारे में। तो उनका एक सेक्रेटरी था जिसका नाम था इपैफ्रोडिटस। अब इपैफ्रोडिटस जो था बड़ा अजीब मिजाज का था, कभी बड़े अच्छे से बात करे, कभी एकदम ही बदतमीज़ और कभी एकदम ही बदमाश हो जाए। तो एकदम एक बार वो आया, उसका मूड अच्छा नहीं था, ज़बरदस्ती अपना गुस्सा निकालने के लिए एपिक्टेटस की टांग पकड़ी और उसको मोड़ना शुरू किया। मोड़ रहा देखने के लिए क्या रिएक्शन देगा। तो एपिक्टेटस कहता है कि भाई मत घुमाओ, टूट जाएगा। लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे, वो घुमाए जा रहा, इवेंचुअली टांग टूट गई सही में। लेकिन एपिक्टेटस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, भले पेन का, कोई डिस्कम्फर्ट का रिएक्शन नहीं दिया। बाद में उससे लोगों ने पूछा कि भाई क्या तुम भसियाए हुए तो नहीं हो, सही? तो उसने बोला भाई जीनो बाबा ने कहा था एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। मुझे पता है मैं कुछ भी करता ही मेरी बात नहीं सुनने वाला था। ये आया मेरा मालिक, तो मेरे साहब तो मेरे को मारने ही वाले थे, कुछ ना कुछ तो करते। तो मेरे हाथ में उनकी चीज़ें, मेरे हाथ में उनकी चीज़ें नहीं थी, उनका कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। तो टांग तो तोड़ती। इमोशनल रेजिलियंस की मुझे पता है कि टांग टूटेगी, उससे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपना इनर पीस मेंटेन करके रखना है। फिर फोकस ऑन इनर सेल्फ, कि अगर मैं अपने आप पे फोकस करूँगा, एक्सटर्नल कंडीशन पे फोकस नहीं करूँगा, तो ये पेन मेरे लिए कुछ नहीं है। ये पेन मेरे लिए हवा की तरह आया और हवा के झोंके की तरह आके निकल गया। वैसे तो इसमें बहुत कहानियाँ हमें कहा जाता है। अब ये वाली चीज़ भी बहुत स्पेकुलेटिव कहानी है कि भाई ऐसे सही में हुआ होगा, कोई पैर मोड़ रहा है, तुम्हें दर्द ही नहीं फील हुआ, तुम बैठे हो। कुछ कहानियों को लेजेंड्स की तरह बना के दिखा दिया जाता है ना, कि भाई ये तो एकदम ही भगवान का रूप था, गॉड का रूप था। बाकी अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसके लेसन्स हैं कि भाई तुम कैसे काम रह सकते हो अंडर प्रेशर, तुम कैसे रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हो, किस तरीके से तुम रैशनल थिंकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई इमोशनली रिएक्ट ना करके तुम रैशनली रिएक्ट करो। तो ये सब चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलती हैं। एपिक्टेटस जब आए अपनी फ़िलॉसफी बतलाने, तो वहाँ पे उनसे लोगों ने सवाल पूछा कि हमें एक पीसफुल और ट्रैंक्विल लाइफ चाहिए, एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पीस हो। तो एपिक्टेटस ने ज़ीनो के कॉन्सेप्ट ऑफ डाइकोटमी को आगे समझाते हुए कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है रिस्पॉन्सेस, और ये आगे तक मार्कस ऑरेलियस तक की फ़िलॉसफी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, विच इज़ रिस्पॉन्स, कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं सामने वाले को। और इन्होंने कहा कि अपने एक्शंस जब आप बना लेंगे, जिसको आप मॉरल एक्शंस या एथिकल एक्शंस का नाम दें, वो बनाने के बाद आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में रहेंगे हमेशा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टोइसिज्म। अपनी ज़िंदगी बेहतर करो, एक्शंस और एथिक्स डेवलप करो, और उन एक्शंस और एथिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने रिस्पॉन्सेस खुद से कंट्रोल करो, रादर किसी और के हाथ में वो रिस्पॉन्सेस देना। फिर उन्होंने रोल एथिक्स के बारे में बात करी। रोल एथिक्स मतलब कि हर इंसान का एक रोल होता है, या तो वो एक दोस्त का रोल निभाएगा, या तो वो एक पेरेंट का रोल निभाएगा, या तो वो एक सिटीजन का रोल निभाएगा बड़े लेवल पे। और इस रोल को अदा करने के लिए या निभाने के लिए आपके पास रैशनैलिटी तो होनी ज़रूरी है, रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर सिटीजन कैसे बने, स्टोइसिज्म आज की डेट पे एक
फिलॉसफी है विच इज़ मोर रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट, बट स्टोइसिज्म उस टाइम पे एक ऐसी फिलॉसफी थी जो कि एक बेटर सिटीजन कैसे बना जा सकता है और बड़े लेवल पे कॉस्मोपॉलिटन कैसे बना जा सकता है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कि हम तो चलो कॉस्मोपॉलिटन्स बन गए हैं, हमारे में भेदभाव नहीं है, हम डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है हमसे बाहर लोग, दूसरी सत्ताओं के लोग या दूसरे राज्यों के लोग ऐसे ना हो जो हमारी फिलॉसफीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उनको ये चीज़ें समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम अपने एक्शंस और एथिक्स के थ्रू उस चीज़ को दर्शाएंगे तो लोग खुद पे खुद रुझान जाएंगे। जैसे धर्म में होता है ज़्यादातर कि लोग धर्म अपनाने के लिए फोर्स करते हैं थ्रू मोड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच बिकम्स वेरी हार्श, मतलब कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके वो धर्म के तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा धर्म बेटर है या मेरा स्कूल ऑफ थॉट बेटर है। वो करने में ही आप, जो भी आपका रिलीजन है, जिसका मेन मोटिव हमेशा से रहता है कि आपको लोगों को एग्जाम्पल देना है उस रिलीजन में आने का, वो एग्जाम्पल आप खारिज कर दे रहे हैं अपना एग्रेशन दिखा के कि देखो मुझे तो अपने स्कूल ऑफ थॉट रिलीजन से इतना प्यार है कि मैं आपको आंख बंद करके बस अपने पास खींचना चाहता हूं। अगर आपके एक्शंस अच्छे रहेंगे, आप फोर्सफुल नहीं है, तो लोग खुद पे खुद उस रिलीजन या स्कूल ऑफ थॉट के तरफ रुझानते हैं कि भाई इसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि ये बंदा फोर्स नहीं कर रहा, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है ये बंदा एक अनबायस्ड ओपिनियन रख के शांत बैठा है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू, जो कि हर स्टोइक फिलोसफर करते हुए आ रहा था, और जस्टिस के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। जस्टिस और विजडम से आती है जस्टिस। जब आप बुद्धिमान इंसान हैं, अगर हमारा जो न्यायालय है वो किसी गधे घपचे को दे दिया जाएगा, विच इज़ आवर जुडिशरी सिस्टम, तो क्रिमिनल्स खुले घूमेंगे और इनोसेंट लोग बंद मिलेंगे। तो आपके पास बुद्धि होनी चाहिए समझने में कि कौन सही है कौन गलत है, और उस हिसाब से आप एक निष्पक्ष ओपिनियन दे सकें जिससे कि बुराई की जीत ना हो और अच्छाई हमेशा रहे। एक परसेप्शन ऑफ एटीट्यूड इन्होंने कहा, अगर आप इसको पॉइंट 4 लेना चाहें। परसेप्शन जो होते हैं हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं या इंस्पायर करते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने परसेप्शन चेंज कर दे किसी भी सिचुएशन को, तो हमारे इमोशंस भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर है जो बहुत कठोर है स्कूल में, या प्रोफेसर है जो बहुत कठोर है, या कोई बॉस है जो जॉब में बहुत कठोर है। आपका पर्सपेक्टिव है कि ये बुरा है, ये ख़राब है, आपने उसको टैग लगा दिया कि ये तो हमारा नुकसान करने के लिए बैठा है, बट वो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहता है। डायरेक्टली नहीं, कंपनी की ग्रोथ चाहता है, बट एट द सेम टाइम उस कंपनी की ग्रोथ में जो आप मदद करेंगे उसमें आपकी भी ग्रोथ होगी, जो इंसान नहीं समझना चाहता। कोई टीचर है, फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स बता के पेपर बांट रहा है। अब हम बोलेंगे टीचर बदमाश है, मार्क्स बताने की क्या ज़रूरत है, खुलेआम। अब वो टीचर का ये माइंडसेट होगा कि मैं मार्क्स बताऊंगा या बताऊंगी तो हो सकता है कि अगले पेपर में ये ध्यान दे कि मेरे 4 दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन गया, तो उसके लिए हो सकता है वो पढ़ाई करे, हो सकता है वो ज़्यादा मेहनत डाले। तो इस पर्सपेक्टिव से, परसेप्शन से देखा जाए तो वो टीचर अच्छा कर रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो वो टीचर बुरा कर रहा है। और अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लिया तो यार ये तो मेरी भलाई के लिए कर रहा है, तो हो सकता है आपके नंबर और बेहतर आने शुरू हो जाएं। यहाँ पे एपिक्टेटस ने कुछ लाइफ में जीने की प्रैक्टिकल फिलॉसफीज दी थी। एपिक्टेटस का काम कभी भी समझ लो आया नहीं, एज रिटन टेक्स्ट नहीं आया। उन्होंने सिर्फ डिस्कोर्सेस दिए, जैसे सोक्रात की बातें सिर्फ वार्तालाप की तरह थी, कॉन्वर्सेशन की तरह थी, उसको लोगों ने नोट डाउन किया। ऐसे ही एपिक्टेटस के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एरायन, और एरायन ने डिस्कोर्सेस लिखी जिसका नाम था एनकिरिडियन, या एक मैनुअल थी जिसमें एपिक्टेटस की टीचिंग्स उन्होंने लिखी। समझ लो एक स्टूडेंट जो नोट्स बनाता, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस थी जो एपिक्टेटस के द्वारा दी गई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको
प्रकाश डाल देता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले था डेली रिफ्लेक्शन, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपके थॉट्स आए हैं, जो भी आपने दिन भर में किया, कि दिनचर्या में जो भी हुआ, उसको कहीं नोट डाउन करो, और जो खामियां थी, जो गलतियां थी, उसको बेटर करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आप एक बेटर स्टोइक फिलोसफर बन पाएंगे और ओवरऑल आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। इन्होंने भी नेगेटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर बात करी कि भाई अपने को किसी भी सेटबैक के लिए पहले से प्रिपेयर करके रख दो। कोई भी तुम्हारे साथ सेटबैक होने वाला है तो पहले से तैयारी करके रखो। जैसे इनको पता था कि भाई मेरा जो सेक्रेटरी जो है, जो नीरो का सेक्रेटरी था, वो मेरे ऊपर कभी भी अल्लाह बोल सकता है या वो मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, जो कि किया, टांग तोड़ दी। मैं प्रिपेयर्ड था मेंटली, चूंकि मैं प्रिपेयर्ड था, मुझे पता था ये होने वाला है, तो मैं पहले से ही अपने माइंडसेट को ऐसे बना के रखा था कि ऐसा होगा, तो आई विल कीप माई काम। क्योंकि अगर मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया तो मेरे रिस्पॉन्स देने से उसको ये सिग्नल मिलेगा कि भैया इस बंदे को तो मज़ा आ रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा कमेंट सेक्शन यूट्यूब का, लोग अच्छे भी हैं, 95% लोग अच्छे भी हैं, 5% लोग ऐसे आते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। अब उस गंदगी में अगर कोई मेरे ऊपर बड़ा क्लेम डालता है जिसका मुझे जवाब देना ज़रूरी होता है तो मैं जवाब देता हूँ, वरना मैं उनको इग्नोर करता हूँ मोस्टली। अब अगर मैं उसका जवाब दूंगा तो क्या होगा, सामने जो सोअर है उसने खुला न्योता दे दिया कि आ मेरे साथ कीचड़ में लौट भाई, उसको मज़ा आएगा क्योंकि उसको एक साथी मिल गया कीचड़ में लौटने के लिए। मैंने बोल दिया नहीं भाई, हम इंसान हैं, हम तो भाई दूर से आपको देखेंगे, आप कीचड़ में लौटिए, आपकी वो आपका बिहेवियर वैसा है या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो आप करिए, आपको मज़ा आ रहा है तो वो अगली बार से कीचड़ में लौटना बंद कर देगा कि यार मैं अकेला मज़े क्या करूँगा, कोई और तो मेरे साथ मज़े ले नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं बैरियर टू कॉन्वर्सेशन। वहीं पे आपने रोक दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसको रिप्लाई दिया तो वहाँ से उलट वार करेगा, फिर मैं यहाँ से उलट वार करूँगा, फिर वो वहाँ से उलट वार करेगा। क्या होता है, दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए हल्का सा स्क्रैच लग गया, किसी का ठुक गया, लोग एक दूसरे को मार देते हैं भाई यहाँ पे। क्यों, बात बढ़ती है, वहीं पे हाथ वाथ मिलाओ, सॉरी वॉरी करके निकल जाओ, ख़त्म हो गई चीज़। तुम्हें लगेगा यार उसने मेरे को इतना सुना दिया, ऐसा है मैं चुप से कैसे आ गया, लेकिन तुमने बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया। केस हो जाता है, ये हो जाता है, वो करियर ख़राब हो जाता है। आगे तुम कहीं किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए तुम वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, यूएस में पर्टिकुलरली बहुत कंट्रीज़ होती है, तो आपका पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो इन सब चीज़ों के लिए एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बुरे सर्कमस्टांसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहो और अपने रिस्पॉन्सेज उस हिसाब से कंट्रोल करो। फिर माइंडफुल एक्सेप्टेंस के ऊपर इन्होंने बात करी कि भाई जो चेंज कर सकते हो उस पर फोकस करो। आप ओवरवेट है, हेल्दी खा के वज़न कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब एग्ज़ाम का, इम्तिहान का रिज़ल्ट आ चुका है, आपकी परीक्षा हो चुकी है, अब आप उसमें फ़ेल होने थे फ़ेल हो गए, जितनी रैंक आनी थी आ गई, अब कुछ नहीं कर सकते, बेहतर करना है तो नेक्स्ट में बेहतर करिए। दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ फीट अगेन। सेनेका, एक और इम्पॉर्टेंट फिलोसफर यहाँ पे आते हैं, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, ये दो माने हुए स्टोइसिज्म के। तो सेनेका जो थे 65 AD में, 65 AD में एडवाइज़र थे एम्परर नीरो के। अब नीरो बड़ा बदमाश राजा रह चुका है, हमने पहले भी बात करी भी है, अपने डिक्टेटरशिप वाले लेक्चर में भी शायद इसके ऊपर टच किया था हमने। बहुत बदमाश राजा रह चुका है। तो सेनेका के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने बेस्ट एडवाइज़र अभी तक जो नीरो को मिला था, लेकिन नीरो बहुत जल्दी करप्ट होने वाला बंदा था, स्टोइसिज्म का एकदम उल्टा। तो बात यह है कि अगर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। नीरो के आसपास इतने लोग थे जो इसको बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने सोचा कि मैं उल्टा ही करूँगा, वो उतना ही बदमाश बनता गया। बहरहाल नीरो के सेनेका के ऊपर लगा इल्ज़ाम कि भाई इसने नीरो को मारने का पूरा प्लॉट रचा है, पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है, बट एविडेंस बहुत कम था इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नीरो का क्रोध, उसने बोला भाई इसको मार दिया जाए। तो शायद ये कहानी है कि उसको बोला भाई सुसाइड सेनेका को, या सेनेका ने खुद बोला आई विल डाई पीसफुली और आई विल डाई विद माई, मतलब अपने साथ मैं खुद की मौत लिखना चाहता हूँ, मुझे पता है नीरो मेरे साथ क्या करेगा, तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगा।
उससे पहले एक और राजा था, एम्परर क्लॉडियस, 41 AD में उन्होंने एग्जाइल पे डाल दिया था सेनेका को। उस वक्त भी सेनेका ने ये नहीं, अगर एग्जाइल पे किसी को निकाल दिया गया देश से, देशद्रोही तुम्हें कह के निकाल दिया गया किसी भी चीज़ के लिए जो तुमने नहीं किया, तो इंसान डिस्पेयर में आ जाएगा, इंसान डिप्रेशन में आ जाएगा, इंसान को इख्तिलाज होने लग जाएगा पर से। तो आपको क्या करना है? बैठे रहेंगे? नहीं, सेनेका ने फिलोसफिकल राइटिंग्स करी, अपना वक्त पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, यूटिलाइजेशन का अपने टाइम का, और बाकी फिलोसफर्स के साथ वार्तालाप किया, कॉन्वर्सेशन करके अपनी फिलोसफीज को बेटर किया। तो यहाँ नीरो के साथ कहा जाता है कि अभी भी ये कहावत है, और ये किसके थ्रू कहा गया है मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ। टैकिटस, जिसने सेनेका के बाद में बायोग्राफी वगैरह भी लिखी, टैकिटस ने कहा कि, या टैसिटस जो भी नाम है इनका, उन्होंने कहा कि सेनेका ने अपनी पूरी तैयारी करी मौत की, उनकी बीवी उनके दोस्त बहुत परेशान थे, बहुत रो रहे थे, और सेनेका ने अपनी स्टोइसिज्म की प्रैक्टिस दिखाने के लिए इतना काम थे कि मरते दम तक, जो भी उन्होंने जहर वहर जैसे भी लिया, मरते दम तक उन्होंने फिलॉसफीज की बातें करी जिससे कि सामने वाला इंसान कंपोज्ड रह पाए। ये दिखाने के लिए कि देखो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मौत तो मेरी फिजिकल बॉडीज़ का डेथ, मेरी फिजिकल बॉडी का डेथ है, इट्स नॉट द डेथ ऑफ माई आइडियाज़, जो सोक्रात ने कहा था। सोक्रात को भगाने की, सोक्रेटिस को भगाने की बात चल रही थी प्लेटो के थ्रू, तो प्लेटो ने कहा भाग जाइए, सोक्रेटिस ने कहा अगर मैं भाग गया तो मेरी फिलॉसफीज का क्या रह जाएगा, मेरा शरीर जिंदा रह जाएगा बट मेरी आइडियोलॉजीज तो मर जाएंगी, क्या करूँगा मैं ऐसे शरीर का। और अगर मैं अभी मर जाता हूँ तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आइडियोलॉजीज हमेशा ज़िंदा रहेगी, हमेशा पनपती रहेगी, हमेशा इम्प्रूव होती रहेगी, और उस आइडियोलॉजीज़ पे लोग और काम करेंगे। और प्लेटो तुम हो जो मेरी आइडियोलॉजीज़ को आगे बढ़ाओगे। तो प्लेटो ने एक आंसू टपकाया और सोक्रेटिस से अपनी जान गंवा दी। काफ़ी लेसन्स है इस कहानी से सेनेका की भी। पहला तो एक्सेप्टेंस ऑफ फेट जो स्टोइसिज्म में पढ़ रहे हैं, इमोशनल रेजिलियंस जो पढ़ते आ रहे हैं, और यूज़ ऑफ एडवर्सिटी फॉर ग्रोथ निकाला गया एग्जाइल पे 41 AD में, 41 AD यूटिलाइजेशन किया, 65 AD एक्सेप्टेंस ऑफ फेट और इमोशनल रेजिलियंस की। भाई 65 AD में जब कहा गया था तुमने तो मारा है, मतलब मारने की कोशिश करी, अब तुम भी मर जाओ। अब सेनेका ने अच्छा फाइनल एक्ट में सेनेका ने अपनी माँ को एक खत भी लिखा था, एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था नथिंग इज बर्डनसम इफ टेकन लाइटली एंड नथिंग नीड अराउज वंस इरिटेशन सो लॉन्ग एज वन डज नॉट मेक इट बिगर दैन इट इज बाय गेटिंग इरिटेटेड। इनर ग्रोथ दिखाता है ये जो सेंटेंस है, कि किस तरीके से आप अपनी इनर ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड तो मैं अब एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसके ऊपर अलग से लेक्चर बन सकता है लाइन्स के ऊपर। अब सेनेका ने क्या लेसन्स छोड़े हमारे लिए इस कंटेम्प्रेरी लाइफ में। पहला, फेसिंग ए चैलेंज विद कंपोजर, कि भाई कोई भी चैलेंज है उसको कंपोजर के साथ, जो कि हमने देखा कितना बड़ा चैलेंज था। डेथ इज़ द अल्टीमेट फेलियर कहीं ना कहीं इंसान के लिए, और उस फेलियर को आप वेलकम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, वो भी कंपोजर के साथ। टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी? 2 अपॉर्चुनिटी। पहला, फिलॉसफी डेवलप करी जब निकाल दिया गया था 41 AD में क्लॉडियस। नंबर 2 क्या किया इन्होंने? नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो करी, मरते दम तक फिलॉसफीज अपनी प्रीच करते रहे कि मरने का वक्त है तो मरते हुए लोग मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई मरते हुए भी ये चीज़ ऐसी चीज़ें बोल रहा है, तो मैं ज़रा अपनी बेहतर फिलॉसफीज इनके पास छोड़ दूँ और फोकसिंग ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल। जो कंट्रोल में था वो था, जो कि अपनी फिलॉसफीज प्रीच करना, जो नहीं था उसको छोड़ के भैया हम आगे बढ़ जाते हैं। अब सेनेका जो है उनको नाम दिया गया था सेनेका द यंगर। एक रोमन फिलोसफर तो थे ही, स्टेट्समैन थे, एक प्लेराइट थे, और स्टोइसिज्म के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डंका बजाने वाले थिंकर्स वो रह चुके हैं। उनके अगर फिलॉसफीज की बात करें, सबसे पहला इन्होंने भी वर्चू के ऊपर ध्यान दिया। अब क्या है ना, स्टोइसिज्म में ये चीज़ बहुत कॉमन है, वर्चू इज़ द हाईएस्ट गुड। ये 4 जो है ना, विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस, ये 4 रामबाण है, कहीं पे लिख के रख लो। स्टोइसिज्म में आगे बढ़ना है, स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को एम्ब्रेस करना है, तो ये 4
काम आएंगे। इन चारों के इंटरकनेक्टेडनेस, आपस में जुड़ाव की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और हैप्पीनेस आएगी। दूसरा इन्होंने बात करी द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ पे, जिसको आगे एलैबोरेट मार्कस ऑरेलियस ने भी किया था, बट शॉर्टनेस ऑफ लाइफ पे इन्होंने बात करी। हमारे वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कैसे लिखा था ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने कहा था कि ज़िंदगी ब्रह्मांडिक लेवल पे देखा जाए या ब्रह्मांड के लेवल पे देखा जाए तो बहुत छोटी है, बट अगर इसका सही से इस्तेमाल किया गया तो यही ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अभी नहीं रहेगी, ये ज़िंदगी आगे तक, आने वाले टाइम तक लोग इस ज़िंदगी को, तुम्हारी ज़िंदगी को याद रखेंगे। तुमने क्या क्या छोड़ा वो याद रखेंगे। जैसे मैं भले ही अगले 70-80 साल बाद ना रहा हूँ, ऑब्वियसली 100 साल बाद ना रहा हूँ, 150 साल बाद ना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियोस रहेंगे, मेरी कहीं भी बातें रहेंगी, मैंने जो कुछ चीज़ें बोली हैं वो रहेंगी। ऑब्वियसली मैं फिलोसफर्स की चीज़ें बताता हूँ, लेकिन बीच बीच में जो अपने एग्जाम्पल्स देता हूँ, अपनी चीज़ें बताता हूँ, वो रहेंगी। तो मैंने कुछ ना कुछ छोड़ा, तो वही यहाँ पे कहने की बात। तो अपना वक्त ज़ाया मत करो, अपने वक्त को पर्पसफुली यूज़ करो, जितना दे सकते हो दुनिया को दो, चाहे दुनिया आपके प्रति कैसी भी हो, लेकिन आपका काम है दुनिया को देना। गाली पड़ेगी इसका मतलब ये नहीं आप अपना काम करना रोक देंगे। गाली पड़ेगी, आपको उन गाली देने वालों को भी गले लगाना है और उनको भी अपना बनाना है। प्रिपरेशन फॉर एडवर्सिटी, जो कि हम देखते हैं, और इसका इन्होंने नाम दिया, इस प्रैक्टिस को नाम दिया प्री मेडिटेटिव मेलोरम या प्री मेडिटेटिव मेलोरम, विच इज़ कि विजुअलाइज करनी चाहिए आने वाली एडवर्सिटीज़, क्या परेशानियां आने वाली हैं मेरी ज़िंदगी में, उसको आप पहले ही मित्र विजुअलाइज करके अपने पास संभाल के रख दें, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन आपको उस परेशानी से निकालने में मदद करेगा और सत्य, असली सत्य वही रहेगा। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोई भी पोटेंशियल चैलेंज के लिए हमेशा से प्रिपरेशन करके रखो। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला तो कौन से कॉलेज में एडमिशन मैं ले सकता हूँ? हो सकता है मेरे पसंदीदा कॉलेज में मुझे ना मिले, तो मुझे एक फॉल बैक ऑप्शन रखना होगा कि चलो यहाँ चले जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल, वापस से किस तरीके से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है, रीज़न से गुस्से को काटिए, हैप्पीनेस से डिस्पेयर को काटिए। और वो इमोशंस, वो कुंजी आपके हाथ में है। फिर इन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी विशेष टिप्पणियां दी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने आप से आप कितना ज़्यादा खुश हैं, आपके पास है ना कितनी इनर फ्रीडम है। वो इनर फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं रखा इन मटेरियल पोजीशंस में, होने ज़रूरी हैं, बिल्कुल होने चाहिए, अपने अचीवमेंट के लिए होने चाहिए, बट उससे आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर कल को वो सब ले लिया जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बिज़नेस है या जो मैं जिस भी बिज़नेस ब्रांड पे काम करता हूँ, हमेशा एक फियर रहता है। फेसबुक ऐड अकाउंट है जिससे फेसबुक ऐड्स चलते हैं, अगर वो उड़ गया तो क्या होगा? पहले तो डर लगता था यार उड़ गया तो रोज़ी रोटी पे पानी फिर जाएगा, फिर लगा नया बनाएंगे यार, फिर लगा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर उड़ गया मेरा बिजनेस वाला तो क्या होगा? रोज़ी रोटी पे पानी फिर नहीं यार, नया बनाएंगे यार। मैं उस दिन सोच रहा था कि अगर मेरा चैनल ही उड़ गया, विच इज़ अ मटीरियल पोजीशन, 50,000 लगभग सब्सक्राइबर, इतनी मेहनत लगती है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोच रहा था, एक थॉट एक्सपेरिमेंट में खुद को डाला था, क्या मैं रहूँगा? हाँ, अफसोस होगा कि चैनल उड़ गया, मेहनत करी, लेकिन यार मैंने जो चीज़ें सीखी और जो मेरे पास स्किल्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जाके लोगों के चैनल से, दूसरे चैनल से सब्सक्राइब कर करके अपने सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं। आप लोगों ने जो भी प्यार दिया है उस वजह से, या जो सपोर्ट दिया है उस वजह से ये चैनल बना। जो सपोर्ट है मेरी स्किल्स की तरफ, तो मेरी स्किल्स है, मुझे पता है मेरा इनर सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, तो मैं वापस से चैनल बना लूँगा, मैं वापस से बिजनेस बना लूँगा, और वो करने में मज़ा आएगा कि चलो अब देखते हैं फ्रॉम स्क्रैच वापस से कैसे स्टार्ट करेंगे जो स्किल्स मैंने सीखी है।
मेरे बेस्ट वीडियोस, हमेशा मैं कहूँगा हर वीडियो अच्छा वीडियो है, बट बेस्ट वीडियोस पिछले 15-20 वीडियोस रह चुके हैं, 25 वीडियोस रह चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बेहतर बना, सारे अपने टेम्परेंस आप कह लो, जो भी 4 पॉइंट्स मैंने बताए कि भाई विजडम, करेज, क्योंकि ये सब चीज़ें बोलने के लिए भी जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं, मेरी फैमिली बिलोंग करती थी, वहाँ पे ये सब बोलना बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैंने चीज़ें दी। करेज चाहिए, ये सब बातें बताने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए विजडम चाहिए। तो मैं अटैच नहीं कर रहा इन सब चीज़ों से, बट मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई विल ओवरकम एनी एडवर्सिटी, कि कल को उड़ा दिया गया। तो बहुत यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़, तो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर इन्होंने बात करी, इसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया। अब सेनेका के कुछ लेटर थे जिसमें प्रैक्टिकल विजडम की कुछ बातें उन्होंने कही हुई थी, और सेनेका के जो लेटर थे लुसिलस को इन्होंने लिखे थे, लेटर्स टू लुसिलस, और प्रैक्टिकल एडवाइस से भरे हुए थे। मैं लुशियस देख रहा था, क्योंकि अभी हम ज़रा अपना प्रोटीन वगैरह लुशियस से कभी कभार मंगा देते हैं, तो लुशियस ही दिख रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इन्होंने 3 चीज़ें, पहले तो मैं बता दूंगा, डेली रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस ऑफ मोरालिटी और सिंप्लीफाइंग डिज़ायर, एक एक करके इसको लेके चलते हैं। ठीक, पहले बात तो अपनी पॉजिटिव हैबिट्स को रीइंफोर्स करो डेली रिफ्लेक्शन में, जो अच्छी आदतें हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छी आदतों को पकड़ के आगे बढ़ो, और एरियाज फिगर आउट करो कि क्या एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, जिसको आप प्रैक्टिकली लिख सकते हैं कि दिन भर में आपके साथ ऐसा क्या हुआ जहाँ आपको लगा बेहतर कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। या वो हो सकता है किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना हो, सब्जी वाले से रेट कम कराने हो, जो कि कराने नहीं चाहिए, बट होता है ना कभी कभी ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग चलती है, तोल भाव, तो वहाँ पे आप बात नहीं कर पाए, उसने कुछ जवाब दे दिया, आप जवाब नहीं दे पाए, या बदतमीजी करके। तो उन सबको एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे बैठ के रिफ्लेक्ट करें, लिखें, नोट्स बनाएं, कुछ भी करें, तो आपको बेहतर पता लगेगा कैसे होता है। जैसे मैं मेंटल नोट्स बनाता हूँ, मैं लिखने का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो मैं मेंटल नोट्स बनाता हूँ, अच्छा ठीक है ये था ये था ये था, कल इसको बेहतर करना है या कल इससे उभर के आना है। दूसरी चीज़ माइंडफुलनेस ऑफ मोरालिटी, कि भाई अपनी मोरालिटी को कॉन्टेम्पलेट करते रहिए, एसेस करते रहिए, अपनी मोरालिटी को नंबर देते रहिए कि आपकी मोरालिटी सही चल रही है या गलत चल रही है, सही चल रही है या गलत चल रही है, और उस हिसाब से आप ग्राउंडेड रहिए और आपको ये पता रहे, ग्राउंडेड मतलब ज़मीन पर रहिए भैया, पर मत निकाल दो अपने, और जब पर नहीं निकालोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि असली सत्य क्या है, क्या मैटर करता है इस दुनिया में, कहाँ मोरालिटी लगाने की ज़रूरत है। फिर सिंप्लीफाइंग डिज़ायर्स, कि भाई एक वर्चुअस लाइफ, एक गुण भरी ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी है उसको रखो, और अननेसेसरी डिज़ायर्स को हटा दो, हड़प मतलब हटा दो। और मटेरियल कंसर्न से कि भाई क्या होगा कल, क्या नहीं होगा कल, उससे अपने को हटा लो। मैं नंबर्स को लेके बहुत अपसेस था, अगेन मैं अपना एग्जांपल, क्योंकि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं हमेशा से, बट मैंने वो चीज़ हटा दी। जिस दिन मैंने फोकस छोड़ा, नंबर्स और सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू अपने आप ग्रो करने लग गया, कंपाउंड करने लग गया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो सिखाया गया। एक और यहाँ पे स्टोइक फिलोसफर हमारे साथ जो हैं काम करती हैं, उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया कि नंबर से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, नंबर्स ग्रो कर जाएंगे, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमसे बुलवाया नहीं जा रहा, हम बोल रहे हैं दिल से, ऐसी बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हुए कंटेम्प्रेरी लाइफ में आज की डेट पे आप कैसे सेनेका की चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऊपर बात करी कि भाई शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, तो उस शॉर्टनेस ऑफ लाइफ चूँकि हमें पता है देयर इज शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं ऐसे हाथ रखता हूँ, ऐसे लगता है केकड़ा बैठा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। इतने डिस्ट्रैक्शंस है उसमें, टाइम कैसे मैनेज करना है, किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है, ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको बेहतर रिलेशनशिप मतलब सिर्फ वो नहीं होता रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप इन जनरल विद द पीपल अराउंड यू, विद द पीपल यू मीट, आसपास के लोग, वो आपके सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, वो आपकी जो काम करने घर पे आती हैं वो हो सकती हैं, मेड जो होती है वो हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, बट आपको रिलेशनशिप बेहतर बनाने हैं। और रेजिलियंस फाइनली, कि जो भी सेटबैक फेलियर्स आ रहे हैं उसको आप कैसे
एब्जॉर्ब कर रहे हैं ग्रेसफुली। तो ये था सेनेका। सेनेका के बाद जब आए हमारे एक और जाबाज फिलोसफर जिनका नाम सबको पता है, सबसे ज़्यादा फेमस, जिनकी किताबों को अगर आपको समरी चाहिए तो बताएं, समरी मतलब उनके ऊपर फिलॉसफी चाहिए तो बताएं, मार्कस ऑरेलियस। कौन नहीं जानता इनके बारे में। और इसके ऊपर मैं इनके ऊपर वीडियो भी लाऊंगा, बिकॉज ही वॉज नोन एज द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल टाइम। बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन वो हमेशा कूल रहते थे, काम रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं दिखाया, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। और उस टाइम पे जो भी वो राज्य संभाल रहे थे अपना, उस टाइम पे उनके राज्य के लोग सबसे ज़्यादा खुश थे कि भाई ऐसा राजा तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इनकी इमोशनल रेजिलियंस और स्टोइक एबिलिटीज़ को दिखाने के लिए, वैसे तो कहा जाता है कि मार्कस ऑरेलियस रात में सोने से पहले अपनी वाइन में ओपियम, ये यूज टू ड्रिंक ओपियम लेस्ड वाइन, तो वो उसका भी बहुत रीज़न था अपनी उनकी कामनेस का। लेकिन एक कहानी है कि उनका एक पर्सनल सर्वेंट था मार्कस ऑरेलियस का, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी चुरा के भाग गया था। अब वो मार्कस ऑरेलियस, सबने कहा कि भाई मार्कस बाबा मार्कस ऑब्वियसली बाबा कहलाएंगे। वो उस चोटी पे पहुंचते हैं, फ्रेडरिक नीचा, मार्कस ऑरेलियस, सोक्रात, ये सब बाबा की कैटेगरी में आते हैं हमारे लिए। जिनको मैं बाबा बोलता हूँ मतलब वो उच्च कैटेगरी के, मेरी नज़रों में उच्च कैटेगरी के फिलोसफर्स। तो मार्कस बाबा से बोला गया, पूरी फौज रेडी हुई, भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन लेके भाग गया है, वो पकड़ के लाएं, मारें, ये करें वो करें, सारे ऑप्शंस दिए गए। मार्कस ऑरेलियस चुप रहे, फिर अचानक से बोलते कि कुछ नहीं करना है किसी को, और कोई उसको बुलाने नहीं जाएगा। उसने लिया, कोई बात नहीं, हो सकता उसकी कोई मजबूरी हो। लेकिन उस बंदे ने चोरी करी, जो कि स्टोइसिज्म के पूरा खिलाफ जाता है, स्टोइक वर्च्यूज के खिलाफ जाता है, विच इज़ पर्टिकुलरली एथिक्स। ये अनएथिकल काम किया है। अगर वो वापस आ जाता है अपनी गलती रियलाइज़ करके, तो भाई ठीक है, मैं उसको माफ़ कर दूंगा और मैं उसको एक बेहतर पोजीशन पे भी रखूंगा, सर्वेंट नहीं कि भाई उसने इतनी बड़ी गलती रियलाइज़ करी। और नहीं आता तो उसको छोड़ दो भाई, वो वैसे भी हम में से कभी नहीं था, ना बन पाएगा, तो उसको जीने दो, वो जैसे जी रहे। तो ये दिखाता है कि भाई जेनरोसिटी क्या होती है, कि बंदे ने चोरी किया, आने के बाद गाली देते लोग कि चोरी करी, ये करी वो करी, लेकिन नहीं, आपने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं भाई, ले आओ। ऐसे ही एक कहानी मेरे भी घर पे हुई थी, बहुत पहले की बात है, हम लोग बोलेंगे तो उधर निकल जाता है, लेकिन कहानी तो मैं बताऊंगा। कि मेरे नानी नाना के घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत पुरानी बात है, मैं पैदा भी नहीं हुआ था शायद। तो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था, नाना की एक अच्छी कोई घड़ी थी, ओमेगा की थी, कौन सी घड़ी, महंगी घड़ी थी, ऑफिस से गिफ्ट मिली थी, रखी हुई थी। तो वो कुछ 2 मिनट मतलब काम वाम हो रहा था, कमरे में आए, देखा तो घड़ी नहीं, और लेबर लोग तो चले गए थे, अपना लंच करके चले गए थे, या लंच करने चले गए थे। तो चले गए लेके, समझ में आ गया मजदूर ने ही चोरी करी है किसी। तो मेरी नानी गई, मेरी नानी वॉज अ वेरी स्टोइक पर्सन, तो वहाँ से बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। उनके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया, लेकिन हमेशा शी यूज टू मेंटेन हर काम। स्टोइसिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो गई वहाँ पे, बस बोला, जहाँ पे मजदूर चौक नहीं होता, जो लेबर चौक टाइप होता है, वहाँ पे जाके बोला, जो मजदूर वो लोग खाना खा रहे थे, कि मुझे पता है तुम में से किसी ने घड़ी उठाई है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं परेशानी तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी नहीं क्रिएट करना चाहती। जिसने भी घड़ी लिए ईमानदारी से आके रख देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर वो दूसरे दिन जब काम शुरू हुआ तो देखा घड़ी वहाँ पे वापस से रखी हुई थी। छोटी सी कहानी कि किस तरीके से आप सिचुएशन भी मनूवर कर सकते हैं, कि भाई ये है ऐसा है, ना मुझे परेशानी लेनी ना आपको करनी, आप काम कर सकते हो कर दो, वरना भैया हाथ जुड़वा दो। तो एक बहुत बड़ा इनका लेसन कि भाई वही स्लेव कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता था, लेकिन नहीं करे। यहाँ पे क्या की इस एनेक्डोट से हम लोग की प्रिंसिपल्स क्या ले सकते हैं? सबसे पहला पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, जो कि मार्कस ऑरेलियस में कूट कूट के भरी हुई थी। भाई पेशेंस और फॉरगिवनेस है, पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं और माफ़ी दे देते हैं इंसान को। ये नहीं हल्ला करने लग गए, फौज खड़ी कर दी, 20 सोल्जर लगा दिए, भाई जाओ ढूंढ के लाओ उसके, मेरे को उसका सर चाहिए मेरे को, मेरे हथेली पे। ऐसा नहीं है। पेशेंस और फॉरगिवनेस, कोई बात नहीं, ले लिया वापस करेगा, ठीक है। दूसरा रैशनल लीडरशिप,
कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इस सत्ता में जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लोगों की गरीबी है, महामारी है, बीमारियां हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो भी उस कंट्रीज बाकी या जो भी नेशंस या साम्राज्य थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे एक स्लेव के ऊपर या एक सर्वेंट के ऊपर टाइम वेस्ट करें अपना, विच इज़ सेविंग योर टाइम, सेनेका की बात। और फोकस ऑन वर्च्यू, कि भाई हमको अपनी वर्च्यू पे ध्यान देना है, और सिर्फ अपनी वर्च्यू पे नहीं, सामने वाले की वर्च्यू पे। कि हम स्लेव को पनिशमेंट नहीं देंगे, हम स्लेव को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वक्त देंगे, मौका देंगे। एक चीज़ नोटिस करना, जब कोई बहुत गंदगी गाली गलौज कर रहा होता है ना, तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ, रोड के ऊपर कहीं कुछ हुआ है, बदतमीजी कर रहा होता है, तुम जवाब दोगे ना तो उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसको बताने को ये रहेगा कि सामने से यार मेरे ऊपर अत्याचार किया गया, सामने से भी तो आ रहा है, वो अपना नहीं देगा, तुम्हारा देगा। लेकिन ये अगर तुम चुप स्टोइक बन के खड़े रहे तो उस इंसान उस वक्त बहुत बोलेगा, हीरो बनेगा, लोग फिर बोलेंगे जा जा भाई क्या कर रहा है, लेकिन चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखेंगे। और वो बंदा जब घर जाएगा वो चीज़ उसको हॉन्ट करेगी, भूत की तरह वो सिनेरियो उसके दिमाग में घूमता रहेगा जब तक वो जिंदा है। वो एग्जाम्पल हमेशा याद रखेगा कि मैंने इतनी गंदगी कर दी, मेरी गंदगी बाहर होगी, सामने वाला चुप बैठा रहा। ये सब कुछ लेसन इनके मार्कस ऑरेलियस की यहाँ पे फिलॉसफी पे जोर अगर डाला जाए, वैसे तो इनकी किताब मेडिटेशंस में बहुत विस्तार से, जो कि मेडिटेशंस वो किताब ना रिलीज करना चाहते थे ना उन्होंने किताब की तरह लिखी, वो नोट्स टू सेल्फ थे काइंड ऑफ, कि मार्कस खुद से बात कर रहे हैं कि कैसे जिंदगी बेहतर करनी है, क्या क्या उन्होंने सीखा है। एक बेटा खोने का गम और एक बेटा बदमाश निकल गया, उसका गम। अगर एक मूवी है, कौन सी मूवी है मैं भूल गया उसका नाम, जिसमें मार्कस ऑरेलियस और उसका बेटा दिखाया हुआ है, जिसमें वॉकिंग फिनिक्स एंटागनिस्ट का रोल कर रहे थे, एक्सोडस, जो भी वो मूवी है मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसको याद आया यार कमेंट, मतलब जिसको पता हो कमेंट में लिख देना। ग्लैडिएटर, जिसमें मार्कस ऑरेलियस का थोड़ा सा जिक्र है, उनका बेटा दिखाया गया है। तो बात यह कि इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें कही बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ था कंट्रोल ऑफ द माइंड, कि भाई हमें हमारी परसेप्शंस हमारी रियलिटी को शेप करती है, और अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इनर थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके ऊपर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हावी होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ को खो देगा। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस से आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर नहीं है माइंड कंट्रोल, तो माइंडफुलनेस करिए। एग्जाम्पल, मैंने मेडिटेशन करी, बहुत हद तक मुझे कंट्रोल नहीं था मेरे ऊपर, सबसे भिड़ना है, सबसे लड़ना है, सबसे डिबेट करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट पे गया, जो कि मैं नहीं जाता हूँ पॉडकास्ट के ऊपर, गया, ठीक है, रिक्वेस्ट करी किसी ने, मैं गया, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि टांग खिंचाई हो रही है मेरी। मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं करने को मैं भी टांग खिंचाई कर सकता हूँ। कोई अगर मुझसे डिबेट करेगा, ठीक है भाई, जो चीज़ पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है, जिस चीज़ के जवाब नहीं है उसके जवाब नहीं है, यूनिवर्सल लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैं माइंडफुली चुप रहा। ये नहीं कि मैं डर गया, ये कि छोड़ो यार, क्या करना है जाने दो, अभी नया नया है, इंसान सीख जाएगा। तो सामने वाला कुछ समझ गया होगा कि भाई इसने तो कुछ बोला ही नहीं, इसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, ये तो मेरे साथ कीचड़ में लौटा ही नहीं, एक लेसन। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, अमोर फाती का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, जो कि नीचा ने भी कहा, नीचा वाले लेक्चर, फ्रेडरिक नीचा वाले लेक्चर में भी हमने विस्तार से समझा है। स्टोइसिज्म की इस फिलॉसफी को उन्होंने भी अपने इटर्नल रेफरेंस में एम्ब्रेस किया और एक्सपैंड किया है, कि सब कुछ किसी वजह से होता है, ये समझ लो, और ये डिवाइन ऑर्डर है यूनिवर्स का, उसमें तुम टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, चिल रहो, वो चीज़ अपने आप आएगी और अपने आप चली जाएगी। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, तुम बस अपने काम पे फोकस करते रहो, जैसे आए करते रहो। सारे स्टोइक फिलोसफर जो भी तुम देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पे रहता है। इनर वर्च्यू के बारे में तो इन्होंने बात करी, वही जो है सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, किस तरीके से करे जाता है, जस्टिस आता है, जो कि हम बात करते आ रहे हैं। इन्होंने कुछ उसमें, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टोइसिज्म समरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे और अंदर नहीं घुसेंगे, वो उनके मेडिटेशंस में जाएंगे ऑब्वियसली। लिविंग इन द प्रेजेंट पे इन्होंने बात करी कि भाई पास्ट और फ्यूचर हमें डिसाइड करता है प्रेजेंट मोमेंट से।
आपके भूतकाल में क्या हुआ और आपके भविष्य काल में क्या होने वाला है वो आपको हिला देगा आपके वर्तमान से, मतलब प्रेजेंट से। आपके पास्ट में क्या होना है, क्या हुआ, क्या एडवर्सिटीज आई, क्या परेशानियाँ, यार ऐसे हो गया, बेइज्जती हो गई, ये हो गया, ऐसे कर सकता था मैं, वैसे कर सकता था, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, मैंने वैसे क्यों नहीं किया। नहीं, हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। अभी अभी क्या है, और प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो फ्यूचर में भी रिग्रेट नहीं होगा। जो अब प्रेजेंट पास्ट बन गया है उसके ऊपर भी रिग्रेट नहीं होगा कि क्यों नहीं भाई, क्यों मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों मैंने ऐसे कर दिया, क्यों मैंने वैसे कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़। फिर इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस एंड कंपैशन के ऊपर बात करी। कंपैशन में इनका एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और हर इंसान एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे बोला जाता है ना, अगर आपके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी जाए, लेटर्स, लैंग्वेज, शब्द जो भी मिटा दिया जाए, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आपके अंदर से जो चीज़ झांक के देख रही है वही सेम चीज़ सामने वाले इंसान से झांक के देख रही है। अगर उसके अंदर से भी सब निकाल के फेंक दिया जाए तो किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करोगे? किस तरीके से बोलोगे वो स्लेव है, मैं राजा हूँ? आइडेंटिटी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ कंपैरिजन विद अदर पीपल या अदर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी तो ऐसी बनती है ना, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ, उसी बीच ईगो आ जाती है। हमें तो वो करना नहीं है भाई, हमें वो ईगोइस्टिकल नहीं बनना है। यही तो होती है हमारी आइडेंटिटी। हम पहले आइडेंटिटी अपने को एसोसिएट करते हैं और फिर उस आइडेंटिटी को उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से डिसोसिएट करने के लिए हम अपने अंदर ईगो ले आते हैं कि मैं उससे ऐसे बेहतर हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, साइकोलॉजी नहीं बनाना चाहता मैं इसको, बट द पॉइंट इज कि जब सब कुछ हटा दो तो सब बराबर हैं। तो एक इंटरकनेक्टेडनेस है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, और उस यूनिटी लाने के लिए कंपैशन और एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे का दर्द समझ में आना चाहिए। फिर इनकी प्रैक्टिकल विजडम की जो मेडिटेशंस की किताब है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ। जो भी इन्होंने 2-3 चीज़ें कही। डेली रिफ्लेक्शन, जो कि हम बात करते रहे, डेली कैसे रिफ्लेक्ट करना अपनी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स को। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उस चीज़ पे फोकस करो जिस पे आप कंट्रोल रख सकते हो, बाकी की चीज़ें बेकार है। और इम्पॉर्टेंट की टेक अवे, हैव ग्रैटिट्यूड या प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ग्रैटिट्यूड रखो। पास्ट में जो हुआ वो गया, फ्यूचर में जो होना है वो भी गया। प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड होना। ग्रैटिट्यूड मतलब अंदर में एक भावना कि शुक्रिया, मैं आज उठा। ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं उठ पाए। अब वो शुक्रिया आप किसी को भी कहो, खुद को कहो कि मैं बेहतर इंसान बन पाए, डिवाइन को कहो या आपके जो रिलीजन में आपका गॉड है उसको कहो, वो आपके ऊपर है। बट हैविंग अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एथिकल लिविंग, माइंडफुलनेस, इसके ऊपर मार्कस ऑरेलियस का हमेशा से ध्यान रहा कि भाई माइंडफुलनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू अटेन इनर पीस। बाहर खुशियाँ बांटने मत निकलो, जब खुद अंदर से खुश होगे तो सामने वाला या बाहर के लोग खुद पे खुद खुश हो जाएंगे। इंटरनल हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले उसको संभाल लो, तब जाके एक्सटर्नल हैप्पीनेस फैलाना शुरू करना। तो हमने मेन स्टोइक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ लिया। यहाँ राइज ऑफ स्टोइक थॉट थोड़ा सा जान लेते हैं कि अर्ली स्टोइक्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, जो कि हमने पढ़ा। क्योंकि जीनो भी हमने पढ़ते हुए 334 से 262 BCE में जीनो का आगमन हुआ, आए, अपने कोर कॉन्सेप्ट दिए, अपने फाउंडेशन दी। जो हमने पढ़ा स्टोआ पोइकिले अपनी बातें बताई, स्टोआ पोइकिल अपनी बातें बताई, पोइकिल जो भी आप कहना चाहें। फिर यहाँ पे कुछ और हैं जो कह सकते हैं अनसंग हीरोज़ हैं स्टोइसिज्म के, जिनके बारे में बात होती है ऑब्वियसली, बट उस लेवल पे बात नहीं होती। अगर आप सरफेस पे बात करें बात नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस के ऊपर बात होती है, और एपिक्टेटस पे बात होती है, सेनेका पे बात होती है। बट यहाँ पे कुछ तो ये जो फिलोसफर्स हैं जिनको हम अनसंग हीरोज़ कह रहे हैं, उनमें से एक थे क्लियांथीस, जिनका 330 से लेके 230 के बीच में इनकी लाइफ आई। और इन्होंने क्या किया, जीनो को सक्सीड किया एज द हेड ऑफ द स्टोइक स्कूल। और ये एक स्टोइक थियोलॉजियन कह सकते हैं। स्टोइसिज्म को थोड़ा डिवाइन से रिलेट करने के, मतलब किसी भी चीज़ में आप डिवाइन
को लेके प्रैक्टिकली समझाने के लिए और थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं, तो थियोलॉजी में चला जाता है थोड़ा था। तो उन्होंने हिम टू ज़्यूस लिखा, एक जो स्टोइक थियोलॉजी और रैशनल और प्रोविडेंशियल कॉस्मोस पे काम करता है। प्रोविडेंशियल कॉस्मोस मतलब कि ये जो जिंदगी है या ये जो ब्रह्मांड है, ये एक इंटेलिजेंट फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो इनके केस में ज़्यूस है। और यही चीज़ है जो सारे बीइंग्स को इंटरकनेक्ट करती है, जोड़ती है। जो यूनिवर्स है वो हार्मनी में चलता है इसी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से, और हमारे जो नेचुरल लॉज हैं वो भी इसी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से चलते हैं या बनते हैं। अगर आपको इनर पीस अटेन करनी है तो इसी जुड़ाव, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जुड़ाव, इसी जुड़ाव को दो इंडिविजुअल हैं वो अंदरूनी तौर पे यूनिवर्सल लेवल पे जुड़े हुए हैं, हमें असल में अलग अलग लग रहा है लेकिन जुड़े हुए हैं। वो अचीव करने के लिए आपके पास एक डिवाइन को समझने की ताकत होनी चाहिए, और उसी से आपके पास एथिक्स आएंगे, उसी से आपके पास वर्च्यूज आएंगे जो ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और चूंकि इंसान रैशनल बीइंग्स हैं तो इंसान की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे बाकी जीनो एपिक्टेटस ये लोग कह रहे थे कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा बाप बनना, एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा सिटीजन बनना। क्लियांथीस ने कहा कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा इंसान बनना जो इस डिवाइन ऑर्डर को समझ सकता है और इस डिवाइन ऑर्डर की बातें समझा सकता है और एक इनर पीस अटेन कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लियांथीस का यहाँ पे काम। सिर्फ क्लियांथीस ने एक थियोलॉजियन की तरह, स्टोइक थियोलॉजियन नहीं थे वो, उन्होंने फिजिक्स और एथिक्स को भी मिला दिया। इन्होंने कहा कि फिजिकल टीचिंग जो है एथिकल टीचिंग्स के साथ चलती है, हार्मनी में चलती है, बिना जो हमने पढ़ा था ना पहले कि ये फील्ड जो है वो फिजिक्स है, ये फेंस जो है वो लॉजिक है, और एथिक्स जो है उसमें जो फल आ रहा है वो एथिक्स है। तो आपस में जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है दोनों, ज़मीन और पेड़ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिना पेड़ के ज़मीन नहीं, बिना ज़मीन के पेड़ नहीं। कहते हैं ना भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, पेड़ कम है तो ज़मीन बह जाती है। वैसे ही पेड़ भी नहीं उग सकता बिना ज़मीन के, उपजाऊ ज़मीन के, और बिना पेड़ के ज़मीन भी नहीं रह सकती है। तो ये कनेक्शन दिखाने की कोशिश करी गई। फिर आए क्रिसिफस 280 से 206 BC। इन्होंने सिस्टमाइजेशन दी स्टोइसिज्म की, और यहाँ पे क्योंकि ओवरव्यू है तो हम एक ओवरव्यू इनका दे देंगे कि भाई इन्होंने जो भी सिस्टमाइजेशन था, जो भी स्टोइसिज्म से रिलेटेड लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और नेचुरल साइंसेस थे उसके ऊपर काम किया। और ऑब्वियसली जो मेन पॉइंट्स है स्टोइसिज्म के वो तो अप्लाई करें। वन ऑफ द फोर फादर, सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ स्टोइसिज्म, बट वन ऑफ द कोर फाउंडर्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक इन्होंने दिया क्रिसिफस ने। और क्रिसिफस ने एक रैशनल विल जो होती है, एक होती है आपकी विल, सिर्फ विल है आपकी किसी भी चीज़ को करने की, बच्चा करने की, खाना खाने की, कोई भी काम कांड करने की, अच्छा हो बुरा हो, और एक रैशनल विल होती है। उसी विल को समझ लो तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनहेंस कर दिया। तो इन्होंने रैशनल विल के ऊपर विशेष टिप्पणियां दी, जीनों के काम को इम्प्रूव करते हुए, एक्सपैंड करते हुए और इम्प्रूव करते हुए। तो ये क्रिसिफस का काम रहा है। तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स हम लोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे सारे फिलोसफर्स के। तो कुछ तो हमने बात कर दी, तो ये हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स ही हैं जो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और मैं सोच रहा था कि एक सीरीज़ लाऊं स्टोइसिज्म हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स लेके, जिसमें सिर्फ स्टोरी टेलिंग होगी और हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स को मैं बताऊंगा, उसमें कुछ फिलॉसफी और दिमाग लगाने वाली चीज़ होगी नहीं। वैसे स्टोइसिज्म में ज़्यादा चीज़ है नहीं कि आपको अपना दिमाग खपाना पड़े, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलॉसफी, वेरी प्रैक्टिकल। तो एपिक्टेटस की लाइफ एज स्लेव तो हमें पता ही है, सिर्फ उनकी टांग नहीं तोड़ी गई थी, बहुत उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनको एज पंचिंग बैग इस्तेमाल किया जाता था जहाँ भी जो भी वो सर्वेंट स्लेव रहते थे। तो वो लोग बोलते थे कि यार तुम इतने खुश रहते हो, तुमको तो स्लेव बना रखा है, तुम खुश कैसे रह सकते हो इतना। एपिक्टेटस ने वहाँ पे जवाब दिया कि भाई शायद मैं फिजिकली स्लेव नहीं हूँ बट मेंटली मैं फ्री हूँ, उस पार्ट को कोई स्लेव नहीं बना सकता। तो ये आइडियोलॉजी बताती है कि भाई किस तरीके से बंदा एकदम फ्री, मेंटली फ्री, उसको किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं थी। सेनेका का एक एनेक्डोट नीरो के साथ। नीरो जो है बहुत आलीशान महल पैलेस टाइप बनाना चाहते थे अपने लिए, जिसका
नाम था डोमस सॉरिया, और अभी भी वो रोम में है जगह। अगर आप कभी रोम जाएं तो ज़रूर देखें। या तो है कि मैं जाके ये सब चीज़ें देखूं, ग्रीस में, रोम में, इटली में ये सब चीज़ें देखूं। तो उन्होंने कहा भाई मैं डोमस सॉरिया बनाऊंगा और वहाँ पे खूब सोने की अशरफियाँ होंगी, गोल्ड से बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा। लेकिन स्टेट और एम्पायर की बहुत हालत ख़राब हो रखी थी, टूट फूट, लोग बीमारियों में, खाने पीने को रोटी नहीं। तो सेनेका ने कहा कि भैया, नीरो भैया, यहाँ पैसा वेस्ट करने से अच्छा आप उन गरीबों को पैसा दान दीजिए ना। वो अलग बात है कि सुनी नहीं नीरो ने इनकी बात, लेकिन ये दिखाता है सेनेका की एबिलिटी कि भाई मैं इस सिचुएशन में भी लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। वरना सेनेका कह सकते हैं, भाई सेनेका चाहता तो पूरी तरीके से हाथ मिला सकता था नीरो के साथ, भाई तुम 100 सोने की अशरफियाँ लगा रहे हो, मेरे को 5 दे दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसी को तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने नहीं दूंगा, उन 5 अशरफियों से मैं मज़े मारूंगा। अशरफी मतलब सोने के सिक्के वगैरह, जवाहरात वगैरह। और वही जो हमने पढ़ा, जो इनके साथ कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, पाइसोनियन कॉन्स्पिरेसी की, भाई मारने की कोशिश करी गई है सेनेका द्वारा नीरो को। ये सब चीज़ें हैं। मार्कस ऑरेलियस से रिलेटेड एक उनका जो जर्नल था जिसका नाम था एविडियस कैसियस, जब मार्कस ऑरेलियस एक लंबे टूर पे, इंटरनेशनल टूर पे बाहर गए थे या जो भी काम से बाहर गए थे, पीछे से उसने खुद को एम्परर घोषित कर लिया। अब जब मार्कस ऑरेलियस वापस आए तो नॉर्मल राजा क्या करेगा? मार देगा, काट देगा, टॉर्चर करेगा, पब्लिक एग्जीक्यूशन कर देगा पब्लिक स्क्वायर में। मार्कस ऑरेलियस ने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं इसको क्लीमेंसी दे दूंगा। क्लीमेंसी मतलब और एक ऊंची पोस्ट मैं इस बंदे को दे दूंगा कि ये कभी ना कभी सीखेगा अपनी गलती से, और उसको फॉरगिव कर दिया अपनी स्टोइक एबिलिटीज़ के यहाँ पे वापस से दर्शाते हुए। बाकी मार्कस ऑरेलियस काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, और बीमार होने के बावजूद वो कोर्ट रूम अटेंड करते थे, वो मीटिंग्स अटेंड करते थे। वरना इतना बड़ा राजा, उसको क्या मतलब यार, पढ़ा रहे, अपने मज़े करता रहे, लेकिन नहीं, वो अटेंड करते थे, साथ देते थे, और अपने देश की या अपने जो भी राज्य था, साम्राज्य था, उसकी तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहते थे। यहाँ पे पार्ट 2 में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो हमने फिलॉसफीज पढ़ी उनको इंडिविजुअली इलेबोरेट कर देंगे। जैसे डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल जो कि एपिक्टेटस ने इलेबोरेट किया, तो 2 चीज़ों के ऊपर इलेबोरेशन है इसका। एक चीज़ जो हो सकती है, जो हमारे कंट्रोल में है, एक चीज़ हमारे जो कंट्रोल में नहीं है। अब यहाँ पे मैं टू सेव टाइम, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ कि हम क्या क्या, सबसे पहले की पॉइंट्स क्या है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के, व्हाट वी कैन कंट्रोल, हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, बिलीफ, जजमेंट्स और इंटरनल रिस्पॉन्स एक्सटर्नल इवेंट से कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल इवेंट इनपुट तो आएगा ही आएगा, हम उसको कैसे जवाब दे रहे हैं वो मैटर करता है, वो ज़रूरी होता है। वो जो जवाबदेही कहला रही है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है भाई, उल्टा सीधा जवाब भी नहीं जाना चाहिए। हमारे एक्शंस क्या है, हमारे बिहेवियर क्या है, एक्शंस डिलिबरेट है या हमारे एक्शंस गलती से हो रहे हैं, या हमारे एक्शन जो भी हम कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन के रिस्पॉन्स में, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, वो सही है या गलत है। फिर आवर डिज़ायर्स एंड अवर्जन्स, कि हम लोग अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यू के बेसिस पे किस तरीके की डिज़ायर चूज़ कर रहे हैं। क्या हम डिज़ायर फॉर विजडम चूज़ कर रहे हैं या हम डिज़ायर फॉर वाइन चूज़ कर रहे हैं? इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि वाइन एक्सटर्नली हमको ख़राब कर देगा, डिज़ायर फॉर विजडम अंदर से आती है, इंटरनली वो चीज़ होती है, पनप के निकलती है। दूसरी, व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल, हम लोग क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सटर्नल इवेंट्स, दूसरों के एक्शंस, रैंडम इवेंट्स नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारा शरीर नहीं कंट्रोल कर सकता, हमारी बॉडी, हमारी जेनेटिक्स नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारी इनएविटेबल एजिंग, कि हमारी उम्र आएगी, हम मृत्यु की तरफ जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रेपुटेशन नहीं कंट्रोल कर सकते। एक लेवल पे क्या किया जा सकता है कि भाई आप अपनी रेपुटेशन कैसे बना रहे हैं, लेकिन जिसको आपको गलत समझना है वो गलत समझेगा। जैसा इस चैनल पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, जिसको मुझे गलत लेना है, मुझे गलियाना है, वो गली आएगा, मैं उसका माइंड नहीं बदल सकता, तो बदलना भी नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टोइक फिलॉसफी में? पहला तो क्या है कि ये फोकस करता है वर्च्यू के ऊपर। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल आपको अच्छा गुण देता है एक बेहतर इंसान बनने में, आपको रीजनिंग करने की क्षमता देता है, आपको नेचर के साथ अलाइन करने की क्षमता देता है कि आप विद द फ्लो चलें। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल का मीनिंग ये हो ना, विद द फ्लो चलो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा उसको छोड़ दो।
इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाता है, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है कि भाई आपके पास सोचो कितनी बड़ी फ्रीडम है कि आप एक्सटर्नल इवेंट से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। जिस दिन ये रियलाइज हो गया तुम पूरी तरीके से फ्री हो गए, दिन कैसा भी जा रहा है, कितना भी डार्क हो, आप इंटरनली कैसे हो वो डिपेंड करता है। एक्सटर्नली कुछ भी हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो? माइंडफुलनेस, ऑब्वियसली माइंडफुलनेस करो, मेडिटेशन करो। जो नहीं कंट्रोल कर सकते और जो कंट्रोल कर सकते हो उसके बीच में डिफरेंस पता रहेगा माइंडफुलनेस करने से, तुमको समझ में आ जाएगा। मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे कि यार ये तो गलत ट्रिगर है, ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, इससे दूर रहो, अपना इनर पीस मेंटेन करके रखो। फोकस, कहाँ फोकस है, आपके एक्शंस कहाँ फोकस होंगे, माइंडफुलनेस से फोकस आएगा। क्योंकि बहुत चीज़ें हम बियॉन्ड आवर कंट्रोल होती है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ो, टाइम वेस्ट है। जो काम की चीज़ें उस पर फोकस करो। डीलिंग विद एडवर्सिटी, कि भाई परेशानियों को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके उसमें अडेप्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी चैलेंजेस आए, समझो वो चैलेंजेस हैं, कभी ना कभी तो पार होंगे ही होंगे। हम बोलते हैं ना यार ये काम हो जाए फिर हम फ्री हो जाएंगे, वो काम हो जाए फ्री हो जाएंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। उस काम से निजात पाओगे, दूसरा काम आ जाएगा, तो कभी तुम फ्री नहीं होने वाले। लेकिन फ्री कब हो सकते हो, ये रियलाइज़ करके तुम वैसे ही फ्री हो, क्योंकि तुम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हो उस चीज़ का। फिर रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, पहला दूसरों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो। कोई नहीं समझ रहा, ना समझे, तुम्हारे लिए ना समझे, छोड़ दो उसको, उसके लिए वो समझदार है। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, ज़्यादा उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेस, अपने बिहेवियर पे फोकस करो रादर ट्राइंग टू चेंज देम। राजू बाबा ने जो चाय स्पिल करी है ना, बाबा तो नहीं, फिलोसफर नहीं है, बट भाई स्टोइक फिलोसफी का उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने ऊपर लिया कि कॉफ़ी स्पिल करी कस्टमर ने, चाहते वो उसको गलिया सकते थे, वो बोलते कि तुम आओगे नहीं हम यहाँ पे, गलती खुद करो, पैसे इसके पूरे मैं काटूंगा तुम्हारे। लेकिन उन्होंने उस कॉफ़ी को साफ करी और उसको दूसरी कॉफ़ी भी दी। ये एक चीज़ हो गई। अब डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल जो है आजकल के तुम्हारी लाइफ में तुम कैसे पूरी, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते कैसे हेल्प करेगा तुम्हारी डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल अगर तुम अप्लाई कर लेते हो। सबसे पहली चीज़ तुम्हारी एंग्जाइटी रिड्यूस करने में मदद करेगा। जो भी तुम्हारी अननेसेसरी स्ट्रेस है, तनाव है, उसको बेहतर करेगा। मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग उसको खारिज करते हैं आप डूब मरिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ होती है, एग्जिस्ट करती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। एक बेहतर माइंडसेट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करेगा कि आप डिफरेंस क्योंकि जान पाओगे ना भाई, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सटर्नल है, क्या इंटरनल है, और उससे आप बेहतर और प्रोडक्टिव इंसान बन पाओगे। फिर हम लोग आते हैं वर्चू के ऊपर, जो कि वर्चू एज दी हाईएस्ट गुड है। और वर्चू में जो स्टोइक फिलोसफर्स ने कहा कि आपको यूडाइमोनिया अचीव करना है, आप उसको यूडाइमोनिया भी कहते हैं, विच इज़ पूरी तरीके से ह्यूमन फ्लरिशिंग विच कम्स थ्रू हैप्पीनेस। ये ह्यूमन प्रॉस्पर करे कि इंसान बेहतर बनता जा रहा है, उसके लिए वर्चू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्चू साथ साथ चलता है, एक्सेलेंस के साथ चलता है और रैशनैलिटी के साथ चलता है। अगर आपके अंदर गुण अच्छे हैं तो मतलब आप एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे, और आप एक रैशनल बीइंग तो वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या की पॉइंट्स हैं वर्चू के स्टोइसिज्म में? 4 कार्डिनल वर्चूज गिनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है विजडम, सोफिया, विच इज़ ऑब्वियसली सबको पता है, द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत डिसीजन है, क्या ये बुरा जा सकता है या किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, विजडम। दूसरा है करेज, एंड्रिया, कि आप किसी भी सिचुएशन को क्या साहस से फेस कर पा रहे हैं, कितना आपके अंदर करेज है। फिर आई जस्टिस के बारे में बात, डिकोसीन कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मर्डर करने वाला सही है, जिसका मर्डर हुआ है वो सही है। ऑब्वियसली वो एक जिंदा नहीं है बताने के लिए कि मैं सही हूँ, बट हाँ हमें पता है कि भाई मर्डर करने वाला गलत है। तो ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर, डिकोसीन समझाने के लिए, वो जिसको बोल सकते हैं कि भाई फेयरनेस, कि मैं इसके तरफ पूरी तरीके से निष्पक्ष हूँ, मेरा रुझान ना इसके तरफ है ना उसके तरफ है, मैं एक फेयर डिसीजन यहाँ पे दूंगा या दूंगी। फिर टेम्परेंस, सोफ्रोसिन, मतलब सेल्फ कंट्रोल, मॉडरेशन, कहाँ पे ज़रूरत है कितना बोलने की, एक बैलेंस,
हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। यहाँ बैलेंस ज़रूरी है, यहाँ बैलेंस ज़रूरी नहीं है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ से अपना बैलेंस हटा लो। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई वर्चू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस। अगर आप वर्चुअस हैं तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी आपकी हो गई, वेल्थ हो गई, हेल्थ हो गई, सोशल स्टेटस, वो इनडिफरेंट कहलाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती, वो अपने आप आ जाता है, आप उसको ज़्यादा एम्फेसिस देते नहीं है और आपकी ट्रू हैप्पीनेस में वो ज़्यादा ध्यान देंगे भी नहीं। और जहां आपने एक वर्चुअस लाइफ जीनी शुरू कर दी, वो 4 कार्डिनल पॉइंट्स लेके सोफिया, एंड्रिया, डिकोसीन, सोफ्रोसीन, जो कि हैं विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, तो आपके अंदर खुद पे खुद एक खुशी आ जाएगी, खुशहाल की जिंदगी आ जाएगी। फिर लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, फ्लो, जो कि हम बात कर रहे थे कि वर्चुअसली तो तुम्हें रहना है लेकिन फ्लो के साथ चलना है, उस फ्लो को तोड़ने नहीं देना है। फिर वर्च्यू एज अ यूनिफाइड कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये जो 4 कार्डिनल पॉइंट्स है इंटरकनेक्टेड है, ये यूनिफाइड है, एक के बिना दूसरा नहीं करेगा, दूसरे के बिना तीसरा नहीं करेगा, तीसरे के बिना चौथा काम नहीं करेगा। इन चारों का साथ चलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कह सकता भाई मेरे पास विजडम है और बाकी के 3 गए तेल लेने, मुझे मतलब नहीं, या मेरे पास करेज है बाकी के 3 गए तेल लेने, मुझे मतलब नहीं। तुम्हारे पास एक बुद्धि है, तुम बाकी के 3 गए तेल लेने, तुम एक बेकार बुद्धि के इंसान हो, तुम्हारी बुद्धि गलती लगेगी। तुम्हारे पास सिर्फ करेज है बाकी के 3 गए तेल लेने, तो मतलब तुम सिर्फ गुंडागर्दी करोगे, तुम कभी दिमाग से काम नहीं कर पाओगे। तो एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है। फिर इसके भी वही कि भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये है कि भाई डेली एक्शंस पे इन चारों वर्चूज़ को लगाओ, 4 पॉइंट्स बना लो, इन चारों को लगाओ, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी मज़ेदार बन जाएगी और इससे आप एक एथिकल लिविंग कर पाएंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे, अपने मॉरल कैरेक्टर को बेहतर कर पाओगे, अपने अंदर डिसिप्लिन ला पाओगे, रैशनैलिटी ला पाओगे और एक मोर मॉडर्न अप्रोच टू पर्सनल डेवलपमेंट आपको मिलेगी कि भाई आज की ज़िंदगी में मैं किस तरीके से जी सकता हूँ। आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे क्योंकि आप अंदर से खुश हैं, तो लोग खुद आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ना, यू बिकम अ पीपल अट्रैक्टर, नॉट अ पीपल प्लीजर बट अ पीपल अट्रैक्टर। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपके साथ बातें करना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट चीज़। एक कॉन्सेप्ट आया लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द नेचर या लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, जिसको ये कहा गया कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो ऑपरेट करता है एक रैशनल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर और उसका एक नेचुरल फ्लो है, एक नेचुरल ऑर्डर है जिसमें एक हारमनी है, हाथ मिला के वो चलता है। और इसका क्या इस्तेमाल है वो हम आगे बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको हाथ में हाथ मिला के चलना है तो ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन्स रैशनल क्रीचर हैं। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि ह्यूमन रैशनल क्रीचर है, उस दिन तुम समझ लोगे कि इस यूनिवर्स की कॉलिंग क्या है। जिस दिन इस यूनिवर्स की कॉलिंग समझ लोगे, तुम इंडिविजुअल को समझ लोगे, इंडिविजुअल को समझ लोगे, तो वो हारमनी अपने आप आ जाएगी। मिल बांट को कॉस्मोपॉलिटिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना कि सब साथ मिलके, कोई बैरियर नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, तो वो कहा गया। फिर द यूनिवर्सल नेचर, ये कॉस्मिक ऑर्डर है जिसको लोगोस कहा गया, एक डिवाइन ऑर्डर है, कॉस्मिक ऑर्डर है। और एक इंसान बेहतर कब बनता है, और लिविंग इन अकॉर्डिंग टू नेचर मतलब आप अपने को उसके साथ अलाइन कर लेते हो, उसके बीच में नहीं आते, नेचर के बीच में नहीं आते, अपनी फॉर्चून बदलने की कोशिश नहीं करते, जो आ रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते जाते हो। इमोशन और रैशनैलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा वार्तालाप किया गया है कि रैशनैलिटी कुछ नहीं है जब तक आप इमोशंस का इस्तेमाल ना करें, और इमोशंस कुछ नहीं है जब तक आप रैशनैलिटी का इस्तेमाल ना करें। रैशनैलिटी पूरी तरीके से रोबोटिक भी सही नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी ज़रूरी है, EQ जो बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट जो होता है, और इंटेलेक्चुअल कोशेंट IQ भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमोशंस में भी इतना बह नहीं जाना चाहिए कि आपके रैशनैलिटी का कोई काम ही नहीं आया। अब ना इनको समझाने के लिए 2 फोर्सेस ले लो या 2 कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला पाथे विच इज़ पैशन, और कुछ मतलब इन पैशन को समझाने के लिए ये किया गया कि कुछ इर्रेशनल और एक्सेसिव ओवर द टॉप इमोशंस होते हैं जो यूजलेस होते हैं, बेकार इमोशंस होते हैं, जैसे फियर, गिल्ट, एंगर, या आप कह लो इंटेंस डिज़ायर किसी भी चीज़ के लिए। और इसको जो कन्वर्ट कर पाए उसी को पैथे बोलते हैं कि भाई आप इन बैड जो वर्चूज़ हैं, ये बैड वर्चूज़ कहलाते हैं, उसको आप गुड वर्चूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट पाथे बेसिकली इज़। और जैसे आप इन पाथे को कन्वर्ट कर दोगे, ये जो पाथे है, पैशन को कन्वर्ट कर दोगे
अच्छी वर्च्यूज़ में तो वो बन जाएगा यूपाथे, मतलब दिस विल बिकम गुड इमोशंस। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी यहाँ पे, जो कि लिविंग इन अकॉर्डिंग टू नेचर, जो कि लिव इन अकॉर्डिंग टू नेचर में बतलाने की कोशिश करी गई थी। तो ऑल इन ऑल स्टोइक्स का काम यही है कि आप किस तरीके से नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वर्चुअस लाइफ जीने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आप लिव कर पाएँ अकॉर्डिंग टू नेचर, आप नेचर डिवाइन ऑर्डर की चीज़ को डिस्टर्ब ना कर पाएँ। और उस बीच जो भी आ रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, गुस्ताखियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें, उस एडवर्सिटी को एम्ब्रेस करें विच इज़ अमोर फाती, और आगे बढ़ते जाएं, ये समझते हुए कि हम जैसी परेशानी में हैं वैसे बाकी लोग भी उस परेशानी में फंसे हुए हैं। यहाँ पे एक और स्टोइक फिलोसफर है जिनके बारे में कम बात है, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे, एरियस डिडिमस, जो कि पहले रोमन एम्पायर के वन ऑफ द एडवाइजर्स कह सकते हो, स्टोइक एडवाइजर्स थे, ऑगस्टस जो रोमन एम्पायर थे। और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस इन्होंने प्रेजेंट करी कि भाई यही है, इसी के ऊपर है जो जिससे आप अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा विजडम प्रोनेसिस, इसके ऊपर बात करी कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, और क्या कर्म हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा, जो अप्रोप्रिएट एक्ट जिसको इन्होंने कहा कथेकोंटा। बड़े यूनिक नेम, ऑब्वियसली हम उस लैंग्वेज में जाएंगे तो, जो अलग लैंग्वेज में जाएंगे तो वो होगा, बट इसी विजडम में हम लोगों को या जितने भी वर्चू से भरे हुए आपके कर्म हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, ये डिसाइड करना विजडम फ्रोनेसिस का काम है। फिर उन्होंने सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करी। सॉफ्रशून मतलब किन चीज़ों को चूज करना चाहिए, किन चीज़ों को पकड़ो, किन चीज़ों को छोड़ो, और कौन सी चीज़ ना पकड़ने लायक है ना छोड़ने लायक है, उनको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये भी वर्चू हो गया एक तरीके से, एक सेल्फ मास्टरी हो गई कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि क्या चीज़ के पर फोकस जाना चाहिए, क्या चीज़ को चूज़ करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को चूज़ नहीं करना चाहिए, उस पर फोकस नहीं जाना चाहिए, और क्या चीज़ उस लायक ही नहीं है कि आप थोड़ा सा भी उस पर फोकस डालें, कि आप ये भी डिसाइड करें कि उसको चूज़ करें या नहीं करें। बाकी इन्होंने भी वार्तालाप किया जस्टिस के ऊपर, डिकसून के ऊपर, ब्रेवरी के ऊपर, एंड्रिया के ऊपर, कि ये कैसे आप एक बेटर सिटीजन बन सकते हो, एक बेटर बड़े लेवल पे कॉस्मोपॉलिटन बन सकते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हो क्या गलत हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या रैशनैलिटी है, और उन सब से बच के आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जल्दी से हम लोग कुछ स्टोइक प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस के थ्रू जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, जो कि स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल टूल है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, जिसको नोट डाउन करना कर सकता है, जिसने नोट्स लिए हैं तो नोट्स में अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले डेली रिफ्लेक्शन, कि आपका भैया क्या पर्पस है, आज के दिन में आपका क्या पर्पस है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप क्या क्या बिहेवियर रखोगे, वर्चुअस बिहेवियर आपके लिए क्या होते हैं। फिर आप करोगे प्रैक्टिस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, और बाकी क्वेश्चन से नोट्स जिसके पास है यार वो नोट्स में देख लेना, मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, कि किस तरीके से अपने को बेहतर बना सकते हो, आज क्या कर सकते हो इम्प्रूव करने के लिए, आज क्या कर सकते हो तुम जिससे कि कल तुम्हारा प्रोग्रेस हो, और आज को तुम बेहतर कैसे बना सकते हो, कुछ सवाल। उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, ऑब्वियसली बेनिफिट्स में पर्सनल ग्रोथ होगी, माइंडफुलनेस अचीव होगा, ये कुछ ऊपर से बेनिफिट्स है। फिर आता है नेगेटिव विजुअलाइजेशन, प्री मेडिटेटिव मलोरम। इसमें हमारा पर्पस क्या होता है कि जो भी आने वाला आगे लॉस है उसको पहले ही हम समझ ले, इसकी प्रैक्टिस। भाई कोई नौकरी खोने वाला है या कोई फेल करने वाला है, एग्ज़ाम हो सकता है फेल कर जाए, तो आप पहले से पढ़ के रखें। नौकरी होने वाले हैं तो पहले से आप 2-3 नौकरियों में अप्लाई करके रखें, तो इससे आपका फियर कम होगा, इससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी, आप आगे के लिए स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तीसरा वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, कि भाई अपने को जानबूझ के डिस्कम्फर्ट में जाना है। जैसे स्टोइक फिलोसफर्स क्या करते थे, जबकि राजा वगैरह होते थे, बड़े राज्यों को संभालते थे, जानबूझ के गरीब का बेस लेके गरीबी में चले जाते थे, 3-4 दिन भिक्षा मांगते थे, जिससे कि भाई उनको भी रियलाइज़ हो कि गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। तो ये कुछ थे 3-4 चीज़ें कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आना है आपको,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द व्यू फ्रॉम अबव, जिसमें आप अपने को समझ रहे ऊंचे लेवल पे देख रहे हो, ऊंचाई से देख रहे हो। एक ईगल जैसे चील होती है ना, चील देखती है, ईगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बर्ड्स आई व्यू। तो तुम देखोगे कि सिर्फ मेरा घर नहीं है, और भी घर हैं, इतने लोग हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं, सब एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सब जी रहे हैं ना। वो कैसे जी रहे हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो मेरी परेशानी तो खो गई, मेरी परेशानी तो कुछ नहीं रही इस ग्रैंड स्कीम ऑफ, इस ग्रैंड स्केल ऑफ यूनिवर्स में। मेरी परेशानी तो कुछ है ही नहीं, जिसको स्पेक ऑफ डस्ट बोला जाता है। तो सब सोच तो खो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। बाकी समरी अगर हम ले लें इन सब 4-5 पॉइंट्स की, कि क्या समरी में आपका पर्पस होना चाहिए इन पॉइंट्स का, क्या प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और क्या बेनिफिट्स हैं, वो भैया नोट्स में जाओ। जिसके पास नोट्स हैं वो नोट्स में देखो, क्योंकि हमारे कंठ में दर्द होना शुरू हो गया है। तो नोट्स के थ्रू आप जाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से वो एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से आपको वो कंपाइल्ड नोट्स मिलेंगे, उसमें आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको अप्लाई करना है इसको, कैसे, मैंने एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लें कि भाई एप्लीकेशन कैसे हो सकता है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, मैंने कैसे अप्लाई किया। तो सबसे पहली चीज़, एडवर्सिटी को मैंने एम्ब्रेस किया। मेरे फादर के जाने के बाद हर तरफ घर वालों ने छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। तो एक एडवर्सिटी की सिनेरियो थी, वहाँ मैंने अपने को संभाला, एक इमोशनल रेजिलियंस लाया और आगे बढ़ा कि नहीं भाई अब तो वो नहीं रहे, अब हमें इस दुनिया को समझना है और आगे बढ़ना है। फिर नेगेटिव विजुअलाइजेशन कैसे करी, तो जो मैंने बिजनेस का एग्जांपल दिया, जैसे ही मैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन जिस दिन से मैंने करना शुरू किया, उस दिन समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से बचना है। और उस दिन आई बिकेम रिच या आई बिकेम वेल्दी। रिच और वेल्दी होने में फ़र्क होता है। रिच मतलब सिर्फ पैसा, वेल्दी मतलब आप इंटरनली भी हैप्पी हो और एक्सटर्नली आपके पास पैसा भी है, जो कि मैं अपने को वेल्दी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कह सकता हूँ। हाँ, बेहतर होने के और चांसेस है, लेकिन कहा जा सकता है। फिर इम्परमानेंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस, कि भाई हमेशा ग्राउंडेड रहना। तुम मेरे से कहीं पे भी मिलो, कैसे भी मिलो, मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा, चाहे कितना भी मैं राइज कर जाऊँ, हाथ मिलाऊंगा, बात करूंगा, दोस्तों के साथ ट्रीट करूंगा जो दोस्तों के साथ ट्रीट होने लायक हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राउंडेड, नीचे रहना, कभी उछलना नहीं। जैसे कुछ लोग मेरे को मिलते हैं कि भाई मैंने आपको सब्सक्राइब किया, वो तो मैं जानना चाहता हूँ भाई कहाँ, कैसे, कौन सा वीडियो देखा, कौन वीडियो अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे ब्रांड के जैसे मेरे को प्रोडक्ट दिख जाते हैं किसी के हाथ में, तो मैं जाता हूँ, उसको अप्रोच करता हूँ, पूछता हूँ प्रोडक्ट कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये चौड़ नहीं, ग्राउंडेड रहना। और ये नहीं कि मैंने पूरी तरीके से इनर पीस अटेन कर लिए, ट्रैंक्वालिटी अटेन कर लिए, इन सब को इस्तेमाल करके मैं इन प्रोसेस हूँ उस ट्रैंक्वालिटी को, उस पीस को अटेन करने के। यहाँ पे पार्ट 5 में अगर एंडिंग नोट्स की तरह इसको ले लें, तो क्रिटिसिजम्स अगर हम ले लें कि भाई क्या क्रिटिसिज्म रहते हैं स्टोइसिज्म फिलॉसफी के, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम्स भी इसको मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कहा जाती है कि ये एक इमोशनल सप्रेशन का जरिया है, कि भाई आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हो, जेन्युइन इमोशंस नहीं निकल सकते, अपने ऊपर इतना कंट्रोल करते हो, इतना कंट्रोल करते हो कि इमोशंस ही नहीं निकल रहे। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे सामने मार दिया गया, तुम्हें कोई इमोशन ही नहीं आएगा, तुम बैठे हो। इसको फिर नीचे फ्रेडरिक नीचे ने भी बात करी हुई है कि तुम इमोशनलेस हो जाते हो। फिर डिटर्मिनिज्म के ऊपर बात करी गई है कि डिटर्मिनिज्म ऑफ फ्री विल के कॉन्सेप्ट में है कि भाई आपके पास सही में फ्री विल भी है, कि अगर आप एक डिवाइन ऑर्डर पे सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे कि मेरी फेट तो उसके हाथ में है, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मैं खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, अब क्या होगा? ये तो डिवाइन ऑर्डर के हाथ में, जो भी होना है डिवाइन ऑर्डर कहेगा, जो भी होना है डिवाइन ऑर्डर के थ्रू होगा। जैसे किसी ने कमेंट्स में एक सवाल पूछा जिसका मैं रिप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ, कि नीचे ने इटर्नल रिकरेंस के कॉन्सेप्ट में कहा कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, फ्यूचर में अच्छे काम करने हैं, बेहतर बनानी है, और एक तरफ अमोर फाती की बात चल रही है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, भाई अपने हमको अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो मेरा जवाब यहाँ पे ये रहेगा कि पैराडॉक्सिकल सिचुएशन तो है, नो डाउट, बिल्कुल है, कि दोनों तरफ से बात चल रही, तो हमारी फ्री विल कहाँ चली गई, अमोर फाती कहाँ चला गया। तो बात यह है कि उसके रिस्ट्रिक्शंस में कि आपकी लाइफ इटर्नली रिकर होगी, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो आपके साथ होगा
एक अपने को सहानुभूति देने के लिए कि भाई इट वॉज डिवाइन ऑर्डर, जो हुआ डिवाइन ऑर्डर की वजह से हो रहा है, या जो होगा डिवाइन ऑर्डर की वजह से होगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रडिक्शन लग गया, एक थ्रेशोल्ड लग गया कि हाँ पूरी तरीके से फ्यूचर हम लोग कंट्रोल नहीं भी कर सकते क्योंकि डिवाइन ऑर्डर है, और लेकिन हमें फ्यूचर कंट्रोल करना भी है। तो जिस हद तक आप कर सकते हो करो। क्यों ना हम डिवाइन ऑर्डर के ऑर्डर को बेटर बनाने की कोशिश करें, क्यों ना हम उस ऑर्डर की बाउंड्रीज पुश करने की कोशिश करें। क्या पता जो लिखा हुआ था वो बेहतर लिखा हुआ था, या जो लिखा हुआ था उतना ही लिखा हुआ था। व्हाई नॉट टेस्ट इट, सो लेट्स ट्राई टेस्टिंग इट। क्या पता वो टेस्टिंग ही हमारा डिवाइन ऑर्डर था। तो ये मेरा जवाब रहेगा, अगर समझ में आया हो। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आया होगा। फिर इनको क्रिटिसिज्म मिला ओवर एम्फेसिस ऑन रैशनैलिटी, कि इतना रैशनल बन जाते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ही लेना भूल जाते हैं। भाई थोड़े डिज़ायर्स तो ठीक होते हैं, आप तो पूरी तरीके से डूब गए। चौथा, लैक ऑफ पैशन, कि भाई इनमें लैक ऑफ पैशन होता है। क्यों? क्योंकि ये कम इंटरेस्टिंग बना देते हैं, एकदम स्टोइक, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम बैठे रहेंगे, कोई भी कुछ भी करे कुछ नहीं होने वाला। फिर इनके ऊपर क्रिटिसिज्म मिला कि इनकी जो अप्रोच है बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो। इतना झांक के देखा कि सब कुछ खत्म हो गया, सामने से सब कुछ चला गया। भाई बड़े लेवल पे तब बात करोगे ना, इंटरकनेक्टेडनेस की बात तब करोगे ना, तब सामने वाले से हाथ मिलाओगे, तुम तो अपने अंदर ही झांक रहे हो। तो ये इनको क्रिटिसिज्म मिला। एलिटिज्म का क्रिटिसिज्म मिला कि भाई ये लोग अपने को समझते हैं कि भाई हम तो एलीट क्लास के लोग हैं। स्टोइक्स मतलब एलीट, टॉप ऑफ द फूड चेन, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो जो बाकी इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेटा के लोग हैं उनका क्या होगा? ये कहा जाता है कि स्टोइक्स के पास सब कुछ था, प्री एग्जिस्टिंग था, तो वो अपने स्टोइसिज्म फॉलो कर सकते हैं। जो गरीब है, जिसका पैसा ही नहीं है, वो क्या करे? पैसा कमाना छोड़ दें, बैठ जाए। मार्कस ऑरेलियस के पास तो भाई पूरा शासन था, क्या करता? तो वैसे भी आराम से भी बैठ जाए, उसको मेडिटेशन भी करे पूरे दिन में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते दम तक कर सकता है। लेकिन जो गरीब है वो क्या मेडिटेशन करेगा या कमाएगा? और आप कह रहे हो मटेरियल पोजीशन छोड़ दो, कमाना छोड़ दो। फिर यहाँ पे एक मिस इंटरप्रिटेशन भी है इनका स्टोइक फिलॉसफी का, बट एक क्रिटिसिज्म भी है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफरेंस, कि भाई कि इतना एक्सटर्नल इवेंट्स अपने को ये लोग कट ऑफ कर देते हैं, इतना ज़्यादा कट ऑफ कर देते हैं कि समझ लो इनको ऐसा देखा जाता है कि एपैथी को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना तो हम सिंपैथेटिक है, ना एम्पैथेटिक है, हम एपेटिक है। हमें कोई एपेथेटिक है, मतलब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ तो कोई मतलब ही नहीं भाई। इस तरीके से इनको लिया जाता है। फिर इनका नेक्स्ट 8वां, प्रैक्टिकलिटी इन एक्सट्रीम सिचुएशंस, कि भाई एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोई मरने को पड़ा, लेकिन स्टोइसिज्म, हम तो भाई स्टोइक है। किसी की मौत हो गई, नहीं भाई सब स्टोइक बनो, मौत तो होना ही था, ये तो होना ही था। होता है ना कुछ लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, जहाँ घर भर में मौत हो जाती है, सामने लाश पड़ी है, आके ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान पे ले जा रहे हैं। नहीं ये तो होना ही था, ये तो होता है आज, नहीं तो कल तो जाएंगे कूल बनने के लिए। जो कहता है ना ये तो भाई कूल बन रहा है ज़बरदस्ती, वो चीज़। बाकी कल्चरल रेलेवेंस, मॉडर्न लाइफ और कल्चर को बहुत अच्छे से स्टोइसिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता है, ना कर पाता है, और एकदम ही अलग से स्कूल ऑफ थॉट निकल के आता है। तो वो ज़रा क्रिटिसिज्म की तरफ चला जाता है स्टोइसिज्म की। तो ये था लेक्चर ऑन स्टोइसिज्म। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि चूँकि मैं नोट्स से पढ़ रहा होता हूँ, मेरे को लेक्चर बनाना होता है, लेक्चर को प्रिसाइज कंसाइज रखना होता है। ये नहीं कि मैं कट करूँ बाद में, बहुत ज़्यादा कट करने के लिए मैं पॉजेज भी लूँ, मेरे को भी डिस्टर्बेंस होती है, तो बहुत पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। बार बार तभी मैं नोट्स पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, जिससे कुछ मिस आउट ना हो, ना तुम भी अच्छे से समझ जाओ चीज़ को। तो अभी चल रहे हैं, शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कुछ लेक्चर आता है, कभी डेट देता हूँ, नहीं आ पाता। तुम देख ही रहे हो लंबे लेक्चर्स हैं, टाइम लगता है इसको बनाने में। एक दिन में बनाओ तो बहुत 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में ब्रेक भी लेना होता है, देखना होता है, वापस से लेक्चर्स नोट्स को रिविजिट करना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जहाँ से मैं नोट डाउन करता हूँ चीज़ों को नोट्स बनाने के लिए, फिर उसको कंपाइल करता हूँ ठीक से। उसको कुछ चीज़ों को चैट जीपीटी में डालना पड़ता है, चैट जीपीटी उसको पॉइंट वाइज अच्छे से समराइज़ करके देता है। तो नोट्स बनाने का प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड हो जाता है उससे। तो ये सब चीज़ें करने में टाइम लग जाता है, स्काउट करना, ढूंढना, निकालना, खोदना, उसको एक स्ट्रक्चर देना, फिर उसको पूरी तरीके से इनपुट करना, इनपुट करके उसको नोट्स के फॉर्म में लाना, तो टाइम लग जाता है उसमें। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। लेक्चर सजेशन बाकी नीचे दे सकते हो, अगर अच्छा लगा तो छोड़ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना। चलो भैया, पढ़ लो।